Hello everyone, welcome to Indian Society class. So far we have discussed about the definition of society. In that we have discussed three factors. Society can be on the basis of region or geography or territory. Society can be defined. A part of that through concept that society is a concept. So that way also society can be defined. And the other one is that the group of people who interacting consistently with each other also forms the society. So हम लोगों ने सोसाइटी की ये तीन डेफिनेशन देख ली हैं, उसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया. इसके अलावा भी हम लोगों ने सोसाइटी के बारे में कई सारी चीजें देखी कि सोसाइटी के कई सारे एलिमेंट होते हैं, उसके पर्टिकुलर जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, थीम होती है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सोसाइटीज होती हैं. उसके अलावा सोसाइटी की एक सोशल टेरिटरी होती है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है, उसमें पर्टिकुलर एक पैटर्न होता है सोसाइटी में आपस में इंटरेक्ट करने का. उसके अलावा दूसरी सोसाइटी से वो कुछ डिफरेंट होती है. ऐसा नहीं होता है कि दो सोसाइटी हैं उनमें बिल्कुल सारी चीजें सिमिलर हों, कुछ ना कुछ तो डिस्टिंक्ट होता ही है. दिस इज कॉल्ड द नोशन ऑफ डिस्टिंक्टनेस. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी. उसके अलावा जो सेम सोसाइटी में होते हैं तो उनमें एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होती है, जिसको हम लोग कॉमरेडरी बोल रहे थे. तो वो भी हम लोगों ने देखा कि जो सोसाइटी होता है उसमें एक पर्टिकुलर इमोशनल अटैचमेंट भी होता है. इससे पहले हम लोगों ने सोसाइटी के बारे में देखा था कि सोसाइटी फॉर्म क्यों होती है, उसके क्या रीजंस होते हैं, एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी. उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक इंडिविजुअल है वो अपने सारे नीड्स फुलफिल नहीं कर सकता. कई तरीके के नीड्स होते हैं, बायोलॉजिकल नीड्स होते हैं, इमोशनल नीड्स होते हैं. तो ये सारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए तीन तरीके के इंटरेक्शन है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं. पहला इंटरेक्शन है सोशल इंटरेक्शन, दूसरा इंटरेक्शन है इकोनॉमिक इंटरेक्शन, और तीसरा इंटरेक्शन है पॉलिटिकल इंटरेक्शन. तो हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी हैं. तो एक मैंने एक शॉर्ट में आपको वो सारा समराइज करके दे दिया है. इसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी के बारे में देखा था कि इंडियन सोसाइटी एक ब्रॉडर सोसाइटी है जिसमें हजारों या कहो कहो तो लाखों तरीके की सोसाइटीज अवेलेबल हैं. किस बेसिस पे अवेलेबल है? कई सारी सोसाइटीज हैं इंडिया के रीजन में. एक इंडिया की ज्योग्राफी है, उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में लैंग्वेज के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के बेसिस पे, उस तरीके से कई सारी सोसाइटी हैं. एक पर्सन कई सोसाइटीज का पार्ट हो सकता है और उसके लिए कोई फॉर्मल प्रोसीजर की जरूरत नहीं है कि एक सोसाइटी को आप ज्वाइन कर रहे हो इसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर फॉर्मल प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. अगर आप किसी चीज में बिलीव करते हो तो यू ऑटोमेटिकली बिकम द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. You can self-claim yourself to be the part of the society. However, it is not compulsory that other people will recognize you as a part of the society. Okay? It is not the compulsion. कोई आपको रिकॉग्नाइज करेगा, कोई मानेगा आप किस उस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, कोई नहीं मानेगा. ठीक है, तो कोई इस तरीके से कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है. आप चाहें तब उस पर्टिकुलर सोसाइटी में रह सकते हैं, चाहे तब निकल सकते हैं. ठीक है, तो ये सारा एक चीज हम लोगों ने देखा था. इंडियन सोसाइटी के हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी कि क्या यूनिकनेस है. यूनिकनेस में हम लोगों ने देखा था कि वो एंशंटाइजेशन है, यानी कि वो काफी ओल्ड सिविलाइजेशन है, काफी पहले से डेवलप हो रखा है ना. तो इंडिया के रीजन में हम लोग देखते हैं कि जो जिस तरीके से एक हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि जो इंडिया की सोसाइटी है वो काफी पुरानी सोसाइटी है. और उसकी पुरानी होने का मतलब ये नहीं है कि बस वो पुरानी एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हो गई थी, नहीं, उसके जो एलिमेंट हैं वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं. चाहे वो सारी पूरी तरीके से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट अभी भी है जो सरवाइव कर रहे हैं. ऐसा नहीं हुआ है कि सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गया है, सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा नहीं है. इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि इसमें हमारी इंडियन सोसाइटी में एक अडेप्टेबिलिटी है. हम दूसरी सोसाइटीज है, दूसरे कॉन्सेप्ट हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको अकोमोडेट कर देते हैं. हम लोग है जो अननेसेसरीली किसी तरीके का कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, किसी तरीके का कन्फ्रंटेशन नहीं करते हैं. किसी तरीके का कन्फ्रंटेशन का मतलब है कि किसी तरीके की एक वॉर या लड़ाई है जो हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं. एक अकोमोडेट को एग्जिस्टेंस करते हैं, हम लोग डाइवर्सिटी को को एग्जिस्ट करते हैं. हम लोग वेलकम करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की एक पर्टिकुलरली एक आइडियोलॉजी है, वो इंडियन सोसाइटी का एक बेसिक पार्ट है. तो यहाँ तक भी हम लोगों ने देख लिया था, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. तो उसके अलावा ये था कि हम लोग फिर लास्ट में जो देख रहे थे वो ये था कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों इतनी स्टेबिलिटी है हमारे सिविलाइजेशन में, क्यों आने इतना पुराना है उसके बाद में भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ. इसका रीजन है टॉलरेंस. कि हम क्या करते हैं कि जो चीज अपने कल्चर का पार्ट नहीं है उसको भी हम लोग टॉलरेट करते हैं, चाहे हम उससे सेटिस्फाई ना हो, चाहे हम लोग उसको फॉलो ना करें, बट फिर भी हम लोग है जो एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस मेंटेन करते हैं. दैट इज द definition or that is the meaning of tolerance, that you are tolerating something. What do you tolerate?
You tolerate something which you are not following, which you are not able to link with that. That is the meaning of tolerate. You are not tolerating your own thing. You have to tolerate something that what you don't like. हम सहन किसको कर रहे होते हैं? हम लोग सहन उस चीज को कर रहे होते हैं जो हम पसंद नहीं करते हैं. जिसको हम पसंद करते हैं उसको तो हम लोग टॉलरेट थोड़ा ना कर रहे होते हैं, उसको तो एंजॉय कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये हम लोगों ने सोसाइटी के बेसिक फीचर्स देख लिए थे, इंडियन सोसाइटी के जो फीचर्स देख लिए थे. अब हम लोग और भी आगे इंडियन सोसाइटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. तो इंडियन सोसाइटी में हम लोगों ने एंशियंट स्टेबिलिटी टॉलरेंस देख लिया है. उसके बाद में आते हैं हमारा रिलीजियोसिटी स्पिरिचुअलिटी. कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो हमेशा से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बहुत ही ज्यादा कोई डेवलपमेंट हंटर गैदरर्स जब थे उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जब भी स्टार्ट हम लोगों ने एक डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचा उसके बाद से ही हमेशा से जो इंडियन सोसाइटी है वो स्पिरिचुअल रही है. चाहे वो नेचर को हम लोग है ना वर्शिप कर रहे थे, है ना, मदर नेचर को हम लोग वर्शिप कर रहे थे. हम लोग मदर नेचर को जब वर्शिप कर रहे थे तो उस नेचर को हम लोग कंजर्व कर रहे थे. हमने एक सिम्बायोटिक रिलेशन बना लिया था नेचर के साथ में. सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. जिस तरीके से नेचर हमारी जो नीड्स है उसको फुलफिल करता है, उसी तरीके से हम भी अपने जो एक थैंकफुलनेस है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं नेचर के लिए. दैट इज द मीनिंग ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. हम लोग नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं करते, हम नेचर को कंजर्व करते हैं. आपको जो नोट्स मिले हैं उसमें आप थोड़ा बहुत जो भी कुछ नए वर्ड्स आते हैं या जो भी आता है उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास यू विल हैव दैट द सेम पैटर्न ऑफ नोट्स, द हाफ ब्लैंक पेज, एंड सो दैट यू कैन कंफर्टेबली राइट. ओके, तो स्पिरिचुअलिटी के जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग से ही है जो स्पिरिचुअलिटी हम लोगों ने मेंटेन करी है ना. वी ऑलवेज बिलीव इन दैट सम काइंड ऑफ सुपर पावर, चाहे वो गॉड हो, नेचर हो, या फिर नेचर का कोई एलिमेंट हो. ठीक है, वरुण देवता, अग्नि देवता, समथिंग. तो वो भी हम लोगों ने हमेशा एक सुपर पावर को बिलीव करा है. वी हैड फेथ इन दैट गुड डीड्स. हम लोगों के अच्छे कर्मों में हमारा एक है ना फेथ रहा है. हम लोगों को लगता है कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो ज्यादा सही आपके साथ में होगा, चीजें आपके साथ में ज्यादा सही होंगी. अगर आप गलत कर्म करोगे तो उसकी आपको सजा मिलेगी. तो ये स्पिरिचुअल फैक्टर हमेशा से रहा है. उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो हमारी जो सोसाइटी में जो रिलीजन या फिर स्पिरिचुअलिटी है उसमें भी हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज को मान के बैठ गए. हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों के में प्लूरलिज्म था. प्लूरलिज्म का मतलब ये है कि आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने जो डिक्लेयर कर दिया वही भगवान है या वही सुपर पावर है. इवन यू रेस्पेक्ट अदर्स आइडियोलॉजी आल्सो. आप दूसरे के जो आइडियोलॉजी है, जो दूसरे की थिंकिंग है उसका भी आप रेस्पेक्ट करते हैं. आप दूसरे के जो पर्टिकुलर जो इष्ट देव कह सकते हैं उसकी भी रेस्पेक्ट करते हैं. आप अपने जो गॉड है, अपनी जो फेथ है उसको आप दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं करते हैं. ये मतलब है प्लूरलिटी का. ठीक है, तो प्लूरलिटी समझ में आ गया आपको. ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में किस तरीके से है, जैसे कि हमारे कई सारे उसमें जो शास्त्र हैं, जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, स्क्रिप्चर एक्चुअली जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं ना उसको स्क्रिप्चर बोलते हैं. आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, तो जो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें भी है ना कई जगह पे मेंशन है कि लाइक जैसे आपने कभी सुना हो अहम ब्रह्मास्मि. इसका मतलब है कि जो सारे जो लोग हैं वो ब्रह्मा है. ब्रह्मा का मतलब होता है कि दैट पार्ट ऑफ द आइदर द पार्ट ऑफ द सुप्रीम पावर और द इटसेल्फ द सुप्रीम पावर. ब्रह्मा का मतलब होता है सुप्रीम पावर. ठीक है, तो इस तरीके के भी होते हैं. तो इससे क्या होता है ना कि आप में एक इक्वलिटी की फीलिंग आती है. अगर हम लोग भगवत गीता के बारे में अगर हम लोग इसमें कंटेक्स्ट में जाएं, ठीक है, तो हम उसमें देखेंगे कि आपको एक उस तरीके के वर्सेज मिलेंगे लाइक ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो ईश्वर है, जो सुपर पावर है, वो सारे जो इंसान है, सारे जो क्रीचर हैं, बीट एनिमल्स, इंसेक्ट्स और ह्यूमंस, कुछ भी हों, उन सबके हृदय में है जो परमात्मा का वास है. सुपर पावर तो सारे जो जीव जंतु जो भी हैं वो इसके सुपर पावर के पार्ट हैं. इससे क्या होता है कि दैट हम लोग फिर एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि भाई हम भी पार्ट हैं, आप भी पार्ट हैं, तो एक इक्वालिटी की फीलिंग भी आती है. तो इस तरीके से जो हमारी जो स्पिरिचुअल जो थीम है ना उसमें भी कई सारे अच्छे आइडियल्स हैं वो इंक्लूड हैं. अच्छे आइडियल्स लाइक इक्वालिटी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट. तो ये सारी चीजें हैं जो हमारा जो ये वैल्यू सिस्टम है, जो रिलीजियस बेस है, जो स्पिरिचुअल बेस है, उससे हमको ये सारे जो आइडियलिस्टिक वैल्यूज हैं वो भी मिलती हैं. वो हमारा एक फाउंडेशन तैयार करती हैं. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी हैविंग स्पिरिचुअल बेस. ठीक है, इसके अलावा और हम लोग देख लेते हैं लाइन वाइज. हम लोग देख लेते हैं कि
हमारी जो सोसाइटी है उसमें रिलीजन ने हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, हम लोगों ने कभी भी रिलीजन को कभी भी दरकिरार नहीं किया है, उसको साइड बाय नहीं किया है, कभी इग्नोर नहीं किया है। ठीक है, इवन आज की डेट में टिल नाउ दैट वी आर नॉट इग्नोरिंग रिलीजन, we can see in that general elections, that even the general elections, political election, people use religion and caste for the political gain। तो हम लोग, ये सोसाइटी का एक बेसिक फीचर है और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग क्या, ये जो रिलीजन है या जो इन्होंने क्या किया है कि जो बिलीफ और फेथ है उनको बहुत अच्छे से है जो इन्फ्लुएंस किया है। सो हम लोग अगर थोड़ा देखें कि व्हाट डू यू मीन बाय बिलीफ एंड व्हाट डू यू मीन बाय फेथ, कोई आइडिया आपको? जैसे हमारे प्रियम्बल में भी हम लोगों के पास में जो फ्रीडम है उसमें ये बिलीफ और फेथ मेंशन है। ठीक है, लाइक वी हैव 5 टाइप्स ऑफ फ्रीडम अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल। व्हाट इज दैट? लाइक फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड फ्रीडम ऑफ वर्शिप। तो हम लोगों के पास में 5 तरीके के जो फ्रीडम है वो हमारे प्रियम्बल में मेंशन है। यानी कि क्योंकि जो प्रियम्बल मैं क्यों बार बार कोट करता हूँ, क्योंकि जो प्रियम्बल है वो एक्चुअली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बेसिक थीम है वो। ठीक है, तो यानी कि और कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे इंडियन सोसाइटी की बेसिक थीम है, बेसिक वो जो फाउंडेशनल लॉज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है फाउंडेशनल लॉज, जो हम लोग और पॉलिटी में भी देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फाउंडेशनल बेस पे प्रोवाइड करता है, एक फाउंडेशनल थीम प्रोवाइड करता है, एक लॉज प्रोवाइड करता है, उसके बेसिस पे दूसरे लॉज बनते हैं। अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि जो बिलीफ है और फेथ में आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है? हम्म, कल्चर, ओके। हम्म, बहुत बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बिल्कुल आप इनको सिमिलर मान सकते हो। बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि बिलीफ है ना, इसके लिए आपको कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी बिलीव कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन बिलीव। भूत होता है, आप ये भी बिलीव कर सकते हो। ठीक है, एनी इमेजिनरी थिंग यू कैन बिलीव। कोई है ना उसमें वो नहीं है। ठीक है, वो सच है, झूठ है, रैशनल है, इरेशनल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फेथ भी ऐसा कुछ नहीं है कि साइंटिफिक है, बट ये कि इट हैज मोर रिजिडिटी। रिजिड फेथ होता है, रिजिड बिलीफ, जो रिजिड बिलीफ होता है वही एक्चुअली फेथ होता है। ये जो बिलीफ है, मतलब बिलीफ 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए, बोलिए ना दैट, पहले ये लिख लीजिए बिलीफ, डेफिनेशन ऑफ बिलीफ लिख लीजिए। इट इज बेसिक एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन माइंड। थ्रो दिस through this human behave or choose choose priorities। Okay, beliefs are, according to logic, belief can be of 2 type. First, logical belief, second is illogical belief। According to experience, you might need more blank pages, huh? According to experience, beliefs beliefs are of 2 type। First is theoretical or imaginary। Theoretical or imaginary। Actually, these definitions will be also useful in ethics paper। You will study these things in ethics paper also। First है theoretical और imaginary and second is practical और experimental। तो ठीक है, इस तरीके से
इन्हीं के बेसिस पे हम लोग और भी तरीके से देख सकते हैं, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, अपार्ट ऑफ इट अगर हम पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वाइज बात करें तो उसका भी बिलीफ हो सकता है कि आपके पॉलिटिकल बिलीफ अलग अलग हो सकते हैं। आप पर्टिकुलर किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हो, किसी पार्टी से हेट कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू। सो इट इज एक्चुअली द बेसिक ह्यूमन माइंड एक्सप्रेशन, बिलीफ। गॉट इट? अगर ये थोड़ा सा अगर आप पे स्पेस है तो देन फेथ का भी आप लिख लीजिए। अगर बिलीफ में एक और चीज लिखिए उसमें, अकॉर्डिंग टू बिलीफ में अकॉर्डिंग टू ड्यूरेबिलिटी ऑफ बिलीफ, beliefs also are of two type. First is temporary belief or fluid belief. आपको किसी स्पेलिंग में दिक्कत हो बता देना। ओके, नोट डाउन किया आपने? हम बिलीफ की बातें कर रहे हैं, टेम्पररी एंड फ्लूइड बिलीफ। ठीक है, फ्लूइड वर्ड मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, दैट इज लिक्विड, जो फ्लो कर रहा है, यानी कि स्टेशनरी नहीं है, कहीं पे टिक नहीं रहा है। ठीक है, तो स्टेशनरी का उल्टा होता है फ्लूइड। ठीक है, जो चेंज होता रहता है, तो टेम्पररी होता है या फिर फ्लूइड होता है, वो भी बिलीव होता है। जैसे आपकी अगर हम लोग एक पर्टिकुलर डे टू डे लाइफ में देखें, हाँ पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी चीज के बारे में पहले कुछ और सोचते थे, बाद में कुछ और सोचने लग गए। लाइक अगर हम लोग वही, अगर मैं बड़े लेवल पे एग्जांपल दूं, ठीक है, तो जैसे इस बार की जो जनरल इलेक्शन है उसमें क्या हुआ कि लोग पहले पिछले वाले इलेक्शन में एक अन्य जो रूलिंग पार्टी है, जो बीजेपी और वो पार्टी है, उसके बारे में एक बार सपोर्टिव वे में सोचते थे। इस इलेक्शन में उतना सपोर्टिव वे में वो लोग नहीं सोच रहे हैं, यानी कि इनका क्या है, बिलीफ है, पॉलिटिकल बिलीफ है, वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। यस, ये हो गया टेम्पररी और फ्लूइड बिलीफ। दूसरा टाइप का हो गया रिजिड बिलीफ और परमानेंट बिलीफ। तो ये जो दूसरे टाइप का जो ये रिजिड बिलीफ और परमानेंट बिलीफ होता है, एक्चुअली दैट इज द फेथ। ठीक है, उसी को हम लोग फेथ कहते हैं। फेथ है जो इतनी आसानी से चेंज नहीं हो सकता जितनी आसानी से बिलीफ चेंज हो जाते हैं आपके। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि आप कौन सा फेथ फॉलो करते हैं। ठीक है, फेथ फॉलो करते हैं, जैसे कि ये जो रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह जो भी है, ये इनको है जो फेथ कहा जाता है। और भी अलग तरीके के फेथ हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी बाबा है जो इंडिया में डेली कोई ना कोई फेथ है जो स्टार्ट कर ही देता है। ठीक है, तो दैट इज आल्सो फेथ। फेथ का मतलब होता है एक रिजिड बिलीफ, एक सिस्टम हो जाता है, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उसके सेट ऑफ रूल्स होते हैं फेथ में। एंड लिख लीजिए इसमें भी, अगर फेथ का लिखना चाहें तो, कि रिजिड बिलीफ होता है, ठीक है, और दूसरा है कि एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसमें। ठीक है, बिलीफ में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता, इलॉजिकल भी हो सकता है आपका बिलीफ, पर जो फेथ होता है वो एक पर्टिकुलरली एक लॉजिकल सिस्टम होता है। ठीक है, एक लॉजिकल सिस्टम पे बेस्ड होता है, चाहे वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका भले ही इलॉजिकल हो, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज को हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर उसको डिराइव करते रहते हैं। यू कैन रिलेट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिराइव, कि आपने पर्टिकुलर एक चीज एज्यूम कर ली, उसके बाद में उसको लॉजिकली आगे से आगे डिराइव करते जा रहे हो, आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हो। तो दैट इज आल्सो द थिंग, कि फेथ होता है, रिजिड बिलीफ हो गया, लॉजिकल हो गया, और सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसमें, वो फेथ हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में हम लोगों ने देखा कि जो बिलीफ और फेथ है वो है जो पर्टिकुलरली जो रिलीजन है और स्पिरिचुअलिटी है, वो हमेशा से स्टार्टिंग से हमें उनको डायरेक्ट करते हुए आए हैं, इन्फ्लुएंस करते हुए आए हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखें कि जो हमारी जो बिलीफ पैटर्न्स हैं, उसके बाद में हमारे इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन भी उसी तरीके से डेवलप हुए हैं, बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसके अलावा जैसे इंस्टीट्यूशंस हो गए, रिलेशनशिप पैटर्न हो गए, वो भी हमारे रिलीजियस हैं। हम लोगों ने जो पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं या सोसाइटीज बनाई हैं, वो सिर्फ हमारी बायोलॉजिकल नीड्स या फिर इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए नहीं बनाई है। दीज इंस्टीट्यूशन आर नॉट सेल्फ सेंटर्ड, कि आपकी पर्टिकुलर जो आप, सेल्फ सेंटर का मतलब हो गया स्वार्थी, अपने जस्ट स्वयं के भले के लिए नहीं बनाया है हमने, सोसाइटी एट ए लार्ज हम लोगों ने उनको बनाया है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन है।
हमारा जो बेस है इन सोसाइटीज को बनाने का वो स्पिरिचुअल बेस है, यानी कि हम एक्चुअली जो सुपर पावर है उससे हम लोग कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, हम मेटेरियल, स्पिरिचुअल का क्या मतलब, स्पिरिचुअल एक्चुअली द अपोजिट ऑफ मेटेरियल। ठीक है, मेटेरियल जो भी हम लोग टच करते हैं, फील करते हैं, वो सारा मेटेरियल है। उसके बियॉन्ड दैट, ठीक है, बियॉन्ड द मेटावर्स, बियॉन्ड द मेटाफिजिक्स, है ना, हम लोग ये देखते हैं कि जो एक पर्टिकुलर सोल है या फिर सुपर सोल है, सुपर पावर है, हम लोग उसमें बिलीव करके हमारे जो इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन है उस पर्टिकुलर एक अप्रोच के लिए बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा है इट इज, ये क्या करते हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशन, रिलीजन वगैरह स्पिरिचुअली क्या करते हैं ना, हमारा वे ऑफ लाइफ डिफाइन करते हैं। हमारा एक वे ऑफ लाइफ है, हम लोग क्या है, वे ऑफ लाइफ क्या है कि दैट व्हाट वी आर इंस्पायर फॉर। ठीक है, हम लोग किसके लिए इंस्पायर कर रहे हैं, हम किसके लिए मोटिवेट हो रहे हैं, ये हम लोग पर्टिकुलरली वे ऑफ लाइफ हमारा उसी तरीके से डायरेक्ट होता है कि हम लोग है ना आगे लाइफ में करना क्या चाह रहे हैं, हमारा लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, एट द एंड ऑफ द लाइफ हम लोग क्या अचीव करना चाह रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग वे ऑफ लाइफ है जो डिजाइन करते हैं। उसके बाद में है कि इंडिविजुअल, जैसे कि मैंने बोल ही दिया कि वो हम लोगों की जो सोसाइटी है जो जस्ट एक इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं है, सेल्फ सेंट्रिक नहीं है, वो पूरी सोसाइटी के बारे में सोचता है। उसके बाद में फर्दर रिलीजियस प्लूरलिज्म मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हम लोग है ना कि पर्टिकुलर मोनोथिज्म में नहीं बिलीव करता है। मोनोथिज्म का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही परमात्मा है, इसमें हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। हमारे पास में हम लोगों ने सारे जो माइंड के जो गेट है वो ओपन कर रखे हैं। वी आर ओपन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं। इंडियन सोसाइटी इज ए ओपन सोसाइटी। इट वेलकम्स अदर बिलीव्स आल्सो, अदर फेथ्स आल्सो एंड अदर सुपर पावर कॉन्सेप्ट आल्सो। जैसे कि इसमें लिखा भी है सर्वधर्म संभाव, है ना। जो इंडियन सोसाइटी है इसका बेसिक फीचर क्या है कि सर्वधर्म संभाव। एक्चुअली ये जो सर्वधर्म संभाव है यही एक्चुअली द इंडियन सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है। ये आप ऐसी वजह से एक अभी फिलहाल मेंशन कर लेना, उसके बाद में हम लोग बाकी है जो जो सेकुलरिज्म टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग और ज्यादा अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। ये जो सर्वधर्म संभाव है वही सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है। ठीक है, इंडियन सेकुलरिज्म में थोड़ा सा मैं जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ। इंडियन सेकुलरिज्म और यूरोपियन सेकुलरिज्म में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया? नहीं, जो यूरोपियन है वो एक्चुअली सारे धर्मों को सप्रेस करते हैं। उनका जो एक्चुअली बिलीफ सिस्टम कहो या वो है तो वो है एथिस्ट। ठीक है, वो जो लोग हैं ना वो है एथिस्ट, यानी कि वो परमात्मा में बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, और जो इंडियन सेकुलरिज्म एथिस्ट का मतलब कि वो किसी भी रिलीजन में दे डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन। एथिज्म, मैं वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी एग्जांपल दूं कि बेसिक डिफरेंस इंडिया में और वेस्टर्न में क्या है रिलीजन के मामले में। जैसे कि मैं, अगर आप दो लोग हैं, सेकुलरिज्म का मतलब बस इतना सा है कि आप दोनों रिलीजन को सेम तरीके से, या जितने भी रिलीजन है उनको सेम तरीके से ट्रीट करोगे, बस इतना सा मतलब है। पर इंडियन सेकुलरिज्म क्या करता है ना कि उनको प्रमोट करता है, उनकी रेस्पेक्ट करता है। और वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या करता है कि सबको सप्रेस करता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप दो लोग हैं, मैं आपको दोनों को इक्वल ट्रीट कैसे करूँ। एक तो ये है कि मैंने अगर आपको फ्लावर दिया और इनको भी फ्लावर दिया तो दोनों सेम ट्रीट हो गए। नोट डाउन कर लिया? ठीक है, दोनों सेम ट्रीट हो गए। और एक तरीके ये भी है आपको सेम ट्रीट करने का कि आपको भी मैंने थप्पड़ मार दिया, इनको भी मार दिया, ये भी एक तरीका है भाई। अब इन दो आप दोनों में कोई वो नहीं रहेगा ना कि भैया इसके तो थप्पड़ मारा और इसके नहीं मारा, ये भी सेम वे है। तो जो वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म है वो है ना सप्रेसिव सेकुलरिज्म है। वो सारे रिलीजन को सेम ट्रीट तो करता है बट अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, वो सारे रिलीजन को प्रमोट करता है, उनकी रेस्पेक्ट करता है और इक्वली ट्रीट करता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म एंड दैट इज द डिफरेंस ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म एंड वेस्टर्न सेकुलरिज्म। गॉट इट? तो ये सारी चीजें हैं इंडियन सोसाइटी के बारे में हम लोगों ने देख ली हैं। उसके बाद में है पीस एंड हार्मनी, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है। जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इस चीज को कि जो हमारी जो सोसाइटी है पीसफुल सोसाइटी है। पीसफुल सोसाइटी है, ये हम लोग अननेसेसरी किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। पीस एंड हार्मनी का एक जो चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कि हम टॉलरेंट सोसाइटी है। ठीक है,
तो पीस एंड हार्मनी ऑब्वियसली आएगा ही जब आप टॉलरेट करेंगे, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो हमारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं वो है जो स्पिरिचुअलिस्टिक इंस्टीट्यूशन है, हमारे को मटेरियल गेन करना ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब हम लोग मटेरियली फाइट करते हैं, हम लोग जब मटेरियल गेन करते हैं तब कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब हम किसी दूसरे का हिस्सा मार लेने की कोशिश करते हैं तब कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब हम ऐसा कर ही नहीं रहे तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा? जब कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा तो फाइट कैसे होगा? जब फाइट ही नहीं होगा तो पीस और हार्मनी वैसे भी आएगा। इसके अलावा जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने अच्छे से डेवलप हैं, इतने से इमोशनली बहुत अच्छे से टैकल्ड होते हैं कि हम लोगों को अननेसेसरी फाइट करने का है जो जरूरत नहीं है। वी आर सेटिस्फाइड विद द इंस्टीट्यूशन दैट वी हैव। ठीक है, हम अपनी फैमिली लाइफ में खुश हैं, है ना? हम अपने जो पर्टिकुलर जो फेस्टिवल्स मनाते हैं उनमें खुश हैं। जब हम खुश हैं तो हम लोग फालतू में फाइट क्यों करेंगे? ठीक है, दैट इज द रीजन दैट कि वी हैव पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। इसके बाद में है नॉन वायलेंस। इसका है जो इवन जो हमारे जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट हैं इनके जो ऊपर के रीजन है जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो तो नॉन वायलेंस का रीजन है ही है। उसके अलावा जो हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो टाइम टाइम पे आके है जो एक पर्टिकुलर है जो वैल्यू सिस्टम को रिजिड करते हैं, हमारे वैल्यू सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। चाहे वो महावीर स्वामी हो, बौद्ध भगवान बुद्ध हो, कबीर हो, जो जितने भी एक स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उन्होंने हमेशा नॉन वायलेंस के लिए ही प्रमोट किया है सोसाइटी को। ठीक है, मोटिवेट किया है सोसाइटी को। चाहे वो इवन जो पॉलिटिकल लीडर्स हों, तो इवन हम लोग देखें कि गांधी जी हैं तो दैट ही आल्सो प्रमोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस। उसके बाद में है जो कि कास्ट सिस्टम से पहले मैं इसमें आ जाता हूँ। ये है इंडियन वैल्यू सिस्टम में, देखना आपको मिल जाएगा वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम क्या होता है कि पर्टिकुलरली एक तो वर्ण का मतलब क्या होता है, पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपको कोई आइडिया है वर्ण का मतलब क्या होता है? नहीं, मैं वर्ण का मतलब पूछ रहा हूँ। वर्ण, सिर्फ वर्ण वर्ड पे, सिस्टम मत जाओ, सिर्फ वर्ण पे फोकस करो कि क्या आपने कभी वर्ण वर्ड देखा है? वर्ण हिंदी में, हाँ बताइए ना, बताइए ना। वर्णमाला, राइट, वर्णमाला। आपने इस तरीके का हिंदी में बहुत बेसिक में पढ़ा होगा, राइट? और कोई पे सुना है वर्ण? और नहीं, वो तो क्या, ठीक है। तो वर्णमाला का मतलब क्या होता है? वर्ण नहीं, वर्ण एक्चुअली जैसे क्या 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 वो जो है कोई वर्ण हो गए, यही है ना, यही होती है ना वर्णमाला। ठीक है, ये इसी तरीके की हिंदी वर्णमाला यही होती है ना, यही होती है। तो आपने अगर वर्णमाला में देखा हो तो ये जो सारे जो एक पर्टिकुलर लेटर्स हैं वो क्या ना आपस में सिमिलर है या डिफरेंट है? डिफरेंट है ना। एक्चुअली तो वर्ण का जो बेसिक मीनिंग होता है ना वो होता है डिफरेंट। डिफरेंट, डिफरेंट किसमें? किसी भी चीज में डिफरेंट हो सकता है वो। जैसे अगर हम लोग इस पर्टिकुलर वर्णमाला को देखें तो क्या ये इनका जो शेप है वो अलग अलग है? शेप अलग है। क्या इनको जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो इनका क्या साउंड अलग है? ठीक है, शेप अलग है। ठीक है, इनकी जो विजिबिलिटी है वो कुछ अलग है। विजिबल मतलब वही शेप और वो अलग हो गया है ना, ठीक है, वो भी अलग है। तो ये डिफरेंट पर्टिकुलर किसी सेंस में है ना, यानी किसी सेंस में जो ये लेटर्स हैं वो डिफरेंट है, इसीलिए वर्णमाला फॉर्म हुई है। वर्ण की माला का क्या मतलब हुआ कि आपने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पर्टिकुलर जो लेटर्स हैं उनको एक माला में पिरो दिया, इसी को वर्णमाला कहेंगे ना। माला का मतलब क्या हो गया? चलो माला भी देख लेते हैं। मैं मतलब बहुत है जो बेसिक से मतलब आपको है जो हर एक छोटी से छोटी वर्ड को मैं है जो पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, ये देख लीजिए। माला, ठीक है, माला मतलब कि पैटर्न। ठीक है, ये हुआ ना पैटर्न। आपने एक पर्टिकुलर माला में कभी मोती डाल दिया, कभी फूल डाल दिया, कभी करके ऐसे करके, कभी गोल बना दी, कभी लंबी बना दी, जो भी है। ठीक है, अलग तरीके से। तो यानी कि जो वर्णमाला क्या मतलब क्या हुआ? पैटर्न और डिफरेंट तरीके की चीजों का। तो इसी तरीके से जो हम लोगों ने क्या किया है ना कि जो वर्ण सिस्टम है उसमें हम लोगों ने ये किया है कि जो जो लोग अलग अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक रखते थे उनको हम लोगों ने एक पर्टिकुलर पैटर्न में सेट कर लिया। ये होता है वर्ण सिस्टम। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होते थे कि भाई यानी किसी के पास में ब्राह्मण क्वालिटीज हो गई, किसी के पास में क्षत्रिय हो गई, किसी में वैश्य हो गई, किसी में शूद्र हो गई। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे ब्राह्मण क्वालिटी होती है जैसे कि एजुकेशन से हो गया रिलेटेड, जो माइंड का जो वर्क होता है, थिंकिंग का माइंड वर्क हो गया, थिंकिंग का वर्क हो गया, वो होता है पर्टिकुलरली ब्राह्मणिकल क्वालिटी, वो ब्राह्मण वर्ण का होता है।
इट इज नथिंग टू डू विथ बर्थ एट ऑल। बर्थ से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप में क्वालिटी है तो आप है जो ब्राह्मण है। ठीक है, ये मतलब होता है वर्ण सिस्टम का। जो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी जो दिया हुआ है वो यही है। ठीक है, जो जैसे कि आप है ना इसमें एक जो पर्टिकुलर सप्लीमेंट्री कोड भी दे सकते हैं, जैसे भगवत गीता का अगर हम लोग दें, जो 4th चैप्टर है भगवत गीता का, तो उसमें लिखा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जब मैंने भगवत गीता में जो अगर गॉड है वो अगर अर्जुन को पर्टिकुलर उपदेश दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जो 4 वर्ण हैं वो मैंने क्रिएट किए हैं, मैंने बनाए हैं। किसके बेसिस पे? गुण और कर्म के बेसिस पे। बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड वर्क और एक्शन। इसको वर्क को एक्शन भी बोल सकते हो या फिर क्वालिटी है उसको कैरेक्टरिस्टिक भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर 2 फैक्टर हैं, उनके बेसिस पे वर्ण बना हुआ है वर्ण सिस्टम। ठीक है, इसका बर्थ में कोई रोल नहीं है। ठीक, बर्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, क्या क्या मैं जस्ट स्क्रिप्चर्स को रिफर कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये स्क्रिप्चर किसने बनाया वो मैं उस पर नहीं जा रहा, स्क्रिप्चर्स पे रिफर कर रहा हूँ। वेदों में भी है और भी है ना, जो मैं पर्टिकुलर जनरली जो हमारी जो बेसिक है जो बुक है, मतलब इंडियन जो कल्चर है या फिर हिंदू कल्चर है, उसकी जो बेसिक मुझे भगवत गीता काफी फेमस है, मतलब कि काफी ऑथेंटिक मानी जाती है। राइट, आप है इवन जो ये देखो मेंशन करना है आपको, इसका पोस्टमार्टम नहीं करना है। ठीक है, जस्ट मेंशन है हमारे स्क्रिप्चर्स में। हाँ, हाँ, नहीं, ठीक है भाई, अगर आप क्षत्रिय हैं, जैसे क्षत्रिय की क्वालिटी होती है कि वो करेजियस होता है, बट अगर आप कावर्ड हैं तो फिर काहे के क्षत्रिय हैं? ठीक है, तो मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो क्वालिटीज और वर्क होता है उसके बेसिस पे है, ये 4 तरीके के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, ये 4 तरीके के लोग पाए जाते हैं। उसमें ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जो थिंकर्स होते हैं, रिसर्च करते हैं, एनालिस्ट होते हैं, टीचर होते हैं। ये जो सारी जो वर्क पर्टिकुलरली जो चलते हैं, जो क्वालिटीज होती हैं, जो एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, वो सारी चीजें हैं जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हैं। तो एवरीवन हु इज डूइंग लाइक these thing or occupied in these occupation can be considered as brahmin according to scriptures। ठीक है, बट यस मैंने क्या बोला था, सोसाइटी का ड्रॉबैक क्या है? सोसाइटी का ड्रॉबैक है कि कोई भी किसी सोसाइटी को कब अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकता है अपनी क्वालिटी की वजह से, लेकिन दूसरे उसको माने या नहीं माने ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर अगर आप में ब्राह्मणिकल क्वालिटी है तो लोग आपको ब्राह्मण माने ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, वो है जो एसडीएम की बात ही मानेंगे। ठीक है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट ही बनाना है। ठीक है, तो हम लोग आएंगे अभी कास्ट पे भी आएंगे कि वर्ण और कास्ट है जो किस तरीके से डिफरेंट है। जैसे क्षत्रिय हो गया, उसका जो वर्क होता है वो क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है। प्रोटेक्शन कौन करेगा? जो वॉरियर होगा। ठीक है, वॉरियर होगा वही तो प्रोटेक्शन करेगा ना। जो फाइटर होगा, जो करेजियस होगा, जो पावरफुल होगा, तो ये सारी क्वालिटीज हैं वो क्षत्रिय की है। ठीक है, तो वर्क और क्वालिटी के बेसिस पे ही, जैसे वैश्य है वो बिजनेस करेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि उसका जो कॉमर्स है वो अच्छा होगा, एक पर्टिकुलरली बार्गेनिंग पावर उसकी अच्छी होगी। ठीक है, उसके पास में ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल होंगे, उसको रिस्क टेकिंग एबिलिटी होगी, मैनेजमेंट उसका अच्छा होगा। ठीक है, तो वो जो सारी चीजें हैं, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो होते हैं वैश्य। ठीक है, और शूद्र होते हैं जो कि इनमें पर्टिकुलरली इतना ज्यादा है जो एबिलिटी नहीं होती है माइंड की, जो पर्टिकुलर इन चीजों से बचते हैं और ज्यादातर असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो जो सारे लोग हो गए वो शूद्र हो गए। तो इवन प्रेजेंट सोसाइटी में भी यही तरीके के 4 लोग पाए जाते हैं। ठीक है, लाइक वी हैव टीचर्स, एजुकेटर्स, रिसर्चर्स, एनालिस्ट, है ना। तो ये हमारे पास में ये सर्विसेज मिलती हैं ये मॉडर्न इंडिया में। ठीक है, चाहे उनको ब्राह्मण नहीं बोलते बट दैट सर्विसेज तो मिलती हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते भी हैं ए ग्रेड ऑफिसर, बी ग्रेड ऑफिसर, सी ग्रेड ऑफिसर, ये बोलते हैं ना। तो यही तो है, आपने क्या बस नाम चेंज कर दिया। एक्चुअली यू आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न है, इट इज नॉट आउटडेटेड पैटर्न। आज भी है, इवन वर्ल्ड वाइड यही चल रहा है। जिनको ये नहीं पता है वर्ण सिस्टम ना, वो भी वर्ण सिस्टम ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 4 तरीके के लोग ही पाए जाते हैं। ठीक है, आप अगर देखो क्षत्रिय में तो क्या आपके पास में पुलिस फोर्स हो गई, डिफेंस मैकेनिज्म हो गई, वो सारे लोग क्या हैं? वाट आर दे आर क्षत्रिय। ठीक है,
इसी तरीके से जो जितने भी बिजनेसमैन हैं, ठीक है, तो वो सारे लोग वैश्य हो गए, ठीक है, चाहे उस छोटे से छोटा बिजनेसमैन हो या भी बड़े से बड़ा हो, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का जो अगर बिजनेस हो तो वो भी वैश्य ही है, और जो अपनी एक शॉप चला रहा है वो भी बिजनेसमैन ही है, ठीक है। उसके अलावा ये होगी कि जब ये सारी चीजें कोई नहीं है, उसमें एबिलिटी नहीं होती है, तो फिर वो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है असिस्ट ही करेगा, ठीक है, जो कि है ना हम लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में उसको क्या बोलते हैं, फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय, ठीक है, हाँ, जो क्या करेगा अपना पर्टिकुलर जो बेसिक चीजें हैं, क्लीनिंग हो गया, उसमें जो पर्टिकुलरली सर्विंग हो गया, वेटर जैसे वेटर हो गए, ठीक है, तो जो इस पर्टिकुलर जो एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को, डेफिनेटली तो वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, तो वो सारे है ना उस तरीके से जो बाई वर्क है वो क्या हो गए, शूद्र हो गए। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम है ये आउटडेटेड नहीं है, ऑलवेज एग्जिस्ट, क्योंकि ये लॉजिकल सिस्टम है, क्योंकि इसी चार तरीके के लोग हैं जो मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो ये जो पर्टिकुलर जो चार हैं उनको है जो मैक्रो डिवीजन एक पर्टिकुलर पार्ट में बताया गया है, उसके बाद में फिर अंदर है जो इनके कई सारे अलग और पैटर्न आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग क्षत्रिय के देखें तो पुलिस फोर्स हो गई, आर्मी हो गई, तो दोनों में डिफरेंस है ना, ऐसा थोड़ा ना कि दोनों बिल्कुल ही सेम है। तो फिर लेकिन ये कि उनका मेन का क्या वर्क क्या है, प्रोटेक्शन देना, मतलब जो ब्रॉडली है जो चार में को क्लासिफाइड है, उसके बाद में है जो आपके अलग अलग उसके वो हो सकते हैं, अलग अलग उसके पैटर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फोर्ड वरना हम लोगों ने देख लिया है, डिफरेंट पार्ट ऑफ इनको इस तरीके से ना पर्टिकुलरली रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी से ऐसे जोड़ा है कि जो ये जो चार लोग हैं वो पर्टिकुलरली जो जो सुपर पावर है उसी के पार्ट हैं, और वो पर्टिकुलर जो सुपर पावर है उसके उसको हम लोग बॉडी फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं, और उसकी बॉडी से अलग अलग जगह से ये लोग निकलते हैं। तो एक जस्ट है कि स्पिरिचुअल या रिलीजियस बिलीफ है और कुछ नहीं, ठीक है। बॉडी पार्ट से निकलते हैं, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण की क्वालिटी जिसमें है वो मुंह से निकले हैं, जो है ना क्षत्रिय हैं वो है हाथों से निकले हैं और समथिंग ना, इस तरीके से। गॉट इट, ओके। ठीक है, तो हमारा जो स्पिरिचुअल जो है उसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों को वर्क कैसे करना है, ठीक है, हमारे में क्या क्वालिटीज हैं, क्वालिटी जैसी होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना होता है। उसके अलावा हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, ये तो हमारी क्वालिटी और वर्क हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव है जो डिफाइन करता है वो आश्रम करता है, कि जो इंडिया की जो पर्टिकुलरली जो बेसिक जो, मैं एंशियंट इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी की बात नहीं कर रहा। एंशियंट इंडिया जो पुराना जो है ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ओल्ड सिविलाइजेशन ओल्ड पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब तो कई सारे रिलीजन हो गए और अब तो वर्णाश्रम कोई वैसे भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो आश्रम है वो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है एक टाइम ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है जो आश्रम डिफाइन करता है, लाइक धर्म अर्थ काम मोक्ष है वो हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है। धर्म का मतलब है कि आपको पर्टिकुलरली लोगों के लिए वर्क करना है, अपने को लिबरेट करना है, वो धार्मिक कार्य करने हैं, लोगों की भलाई करनी है, वो सारा धर्म हो गया, ठीक है। वो एक आपकी इंटेंशन है, मतलब आपकी धार्मिक भावना होनी चाहिए, और जब उस धार्मिक भावना के पे ऊपर आप काम करते हो तो वो कर्म हो गया, है ना। और ये जो कर्म करने के लिए आपको जो पर्टिकुलरली जो रिसोर्सेज लगेंगे वो क्या हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। तो ये चीज है, मैं आपको वो सर्च करके दे दूंगा, ये सब आपके अवेलेबल है नोट्स में, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए फिर आपको ज्यादा फोकस करना है क्लास पे ना फिर, ठीक है। तो वो क्या जो रिसोर्सेज हो गए वो क्या हो गया, अर्थ हो गया। तो ये जो अर्थ है, धर्म है और कर्म है, उस होल लाइफ ये करते हुए आपको क्या करना है, लिबरेट हो जाना है, मोक्ष प्राप्त कर लेना है, वो सारे मेटेरियल डिजायर्स को छोड़ के आपको सुप्रीम जो पावर है उसमें मर्ज हो जाना है। ये पर्टिकुलरली एक थीम रहती है। तो फिर उसमें इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आश्रम में डिवाइड किया गया है। आश्रम में डिवाइड किया गया है कि क्या है कि 25 ईयर्स तक आपको ब्रह्मचारी रहना है, आपको एजुकेशन लेनी है, आपको धर्म समझना है कि धर्म होता क्या है, ठीक है, सबका अलग अलग धर्म होता है। धर्म क्या होता है, धर्म एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, वो धर्म होता है। धर्म ये हिंदू मुस्लिम से ये धर्म नहीं है, ठीक है। धर्म का मतलब होता है कि दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन के क्या राइट हैं और क्या ड्यूटीज हैं, क्या उसके अधिकार हैं, क्या उसके कर्तव्य हैं, ये है जो धर्म होता है। अब धर्म है जो किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है, राज धर्म हो गया, ठीक है, पति पत्नी धर्म हो गया, ठीक है, ये मानव धर्म हो गया, देवता धर्म हो गया, राक्षस धर्म हो गया। मतलब आपके जो पर्टिकुलरली पर्सन है उसकी उसका जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है उसके अकॉर्डिंग, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके जो राइट्स एंड ड्यूटीज है ना धर्म होता है, ठीक है। अगर आप राजा हैं तो आप किस धर्म को फॉलो करेंगे, राज धर्म को फॉलो करेंगे। अगर आप प्रजा हैं तो आप प्रजा धर्म को फॉलो करेंगे। अगर आप माता हैं तो मातृ धर्म को फॉलो करेंगे।
आप पिता हैं तो पितृ धर्म को फॉलो करेंगे, आप पुत्र हैं तो पुत्र धर्म को फॉलो करेंगे, सन की जो ड्यूटीज एंड राइट्स होंगे वो फॉलो करोगे। तो इस तरीके से ये डिफाइन होता है। तो धर्म की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो हम लोगों ने देखा कि पहला जो आश्रम होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, जिसमें आप एजुकेशन लेते हो, धर्म की शिक्षा लेते हो कि किस तरीके से आपको अगले जो लाइफ है, जो अगला जो लाइफ का पड़ाव है उसमें कैसे एक्ट करना है। 25 के बाद में आता है गृहस्थ। गृहस्थ में ये होता है कि आप एक पर्टिकुलरली आप कंपेनियनशिप है जो ज्वाइन करते हो, आप मैरिज करते हो, और मैरिज भी इवन इंडियन वे ऑफ लिविंग है उसमें ये भी एक्चुअली स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी इन द सेंस कि इट इज आल्सो यूजफुल। इट इज नॉट दैट वी आर मैरिंग सम पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ द मटेरियल बेनिफिट, इट इज नॉट द केस। ठीक है, हम लोगों ने 2023 का है जो एग्जाम क्वेश्चन भी देखा था कि पर्टिकुलर मैरिज का किस तरीके से जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। मैरिज है जो पहले किस तरीके से परसीव की जाती थी, किस तरीके से हम एज ए ड्यूटी है ना उसको हम लोग देखते थे, एक पायस और सैक्रामेंट की तरह देखते थे, पायस एक्टिविटी की तरह से देखते थे। पर आज की डेट में इट इज मेरे जस्ट पार्टनरशिप, वी कैन से पार्टनरशिप टू फुलफिल मटेरियल डिजायर्स और मटेरियल नीड्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये होता है इसका जो 25 से 50 के बीच में क्या होता है, 25 से 50 के बीच में ग्रस्त होता है। ये मैं एज बता रहा हूँ। ठीक है, 25 टू 50 ग्रस्त होगा, उसके बाद में वानप्रस्थ होगा, और उसके बाद में संन्यास होगा। इस तरीके से एक पर्टिकुलरली 100 ईयर्स का जो एक लाइफ स्पान होता है वो हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है। कोई 100 जिएगा, कोई 80-90 जिएगा, जो भी है। हाँ, तो उसमें इस तरीके से। अरे आश्रम मतलब, आश्रम का मतलब क्या समझ रहे हो? मैंने बोला ना आश्रम एक जस्ट सिस्टम है, एक जगह का नाम नहीं है आश्रम। ठीक है, वो राधा स्वामी आश्रम, ये वो संत आश्रम, और ये आश्रम वो आश्रम ना, ऐसा आश्रम नहीं है। ये आश्रम का मतलब है सिस्टम। ठीक है, ये कोई जगह नहीं है, दिस इज नॉट प्लेस, ये सिस्टम है, पैटर्न है। ठीक है, गृहस्थ का मतलब घर पे रहना है। इसको अगर हम लोग हिंदी में देखें ना तो ग्रह, इस्त का मतलब है ग्रह मतलब घर, और इस्त मतलब कि रहो, स्टे, स्टे होम। गृहस्थ, गृहस्थ का अगर मीनिंग देखें, गृहस्थ का मतलब हो गया, अगर वर्ल्डली मीनिंग देखें तो स्टे होम। हाँ, स्टे होम का मतलब है कि आपको पर्टिकुलर दिन में जो जो 24 आवर्स हैं उसमें कभी ना कभी घर पहुंच जाना है। ठीक है, जो भी आप काम करते हैं उसके बाद में। ठीक है, ब्रह्मचारी है वो एक्चुअली ब्रह्मचारी आश्रम है ना, वो पर्टिकुलरली एक है ना, वो स्कूल पैटर्न होता था। वो होता था कि भाई वो घर से चले जाते थे। ठीक है, जो हॉस्टल सिस्टम था ना वो उस तरीके का है, वो ब्रह्मचारी आश्रम हुआ। ब्रह्मचारी है जो घर पे नहीं रहते हैं, वो चले जाते थे, हॉस्टल में चले जाते थे। ठीक है, गुरुकुल वगैरह जिसको बोलते थे हम लोग। हाँ, नहीं नहीं, वो सब कुछ ही नहीं होता आपको। ठीक है, नॉलेज के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस चीजें को। ठीक है, तो ये जो है गृहस्थ आश्रम है, इसमें एक्चुअली मैरिड लाइफ होती है, और हम लोग एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन है जो फॉलो करते हैं। ऑक्यूपेशन किस तरीके का, जो हम लोगों ने, हमारे पास में क्वालिटी थी उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑक्यूपेशन चूज करते हैं। ठीक है, और उस ऑक्यूपेशन से ऑब्वियसली अर्निंग होगी। ठीक है, उससे हम लोग क्या करते थे, सारी सोसाइटी है जो उसका जो भी नीड्स फुलफिल होनी थी वो करते थे, पालन पोषण करते थे। ठीक है, उसके बाद में वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ में अगेन है जो गृहस्थ है, घर को है जो छोड़ने की एक पर्टिकुलरली प्रोसेस होता है उसमें। वानप्रस्थ घर को छोड़ने का प्रोसेस होता है वो, कि आप है जो उस घर को छोड़ के है जो पर्टिकुलर सोसाइटी के जो सोशल वर्क हैं वो उसमें एंगेज हो रहे हैं। पर इस वानप्रस्थ में ऐसा नहीं होता है कि आप घर नहीं जा सकते, आप जा सकते हो। ठीक है, बट ज्यादातर टाइम आपका बाहर ही निकलता है, सोशल एक्टिविटीज में ही निकलता है। आप इस वानप्रस्थ में पर्टिकुलरली जो आपका जो ऑक्यूपेशन है ना उस पर इतना ज्यादा वर्क नहीं करते हो। इसके बजाय आप क्या करते हो ना, सोशल जो एक्टिविटीज है ना उसमें ज्यादा आप पार्ट लेते हो। हाँ, सोशल एक्टिविटीज मतलब जो भी कुछ धर्म कर्म के जो काम होते हैं ना, कुछ है ना ऑर्गेनाइज चल रहा है, चैरिटी चैरिटी चल रही है, कुछ इवेंट चल रहा है, उस तरीके का है ना, वो है जो एक सोशल एक्टिविटीज है ना, उसमें आप ज्यादा पार्ट लोगे। गृहस्थ में आप फैमिली पे ध्यान दोगे, आप अपने ऑक्यूपेशन पे ध्यान दोगे। ठीक है, तो ये हो गया वानप्रस्थ। और उसके बाद में कुछ, उसके बाद में लास्ट जो होता है वो होता है संन्यास। उसमें फिर आप कंप्लीटली अपने घर वालों से डिटैच हो जाते हैं, इवन कांटेक्ट में भी नहीं रहते हैं, और प्रॉपर तरीके से आपका जो स्पिरिचुअल है जो पाथ है उसको फॉलो करते हैं, मोक्ष प्राप्ति की है जो कामना करते हैं।
इस तरीके से है ना, ये सारे पर्टिकुलर आश्रम है वो डिवाइड हो रखे हैं। इस तरीके से लाइफ है जो ह्यूमन की डिवाइड की गई थी टाइम ड्यूरेशन में। क्लियर है? इसके बाद में देखो, ये वर्ण आश्रम के बाद में हम लोग आते हैं कास्ट में, कि एक्चुअली दैट इज द एक्चुअली द करप्ट थिंग। जो हमारा जो ओरिजिनल पैटर्न है उसको है जो करप्ट किया गया है। कास्ट एक्चुअली इंडियन सोसाइटी का पार्ट नहीं है, एंशियंट इंडिया का पार्ट नहीं है, मेडिवल इंडिया का भी इतना नहीं है। जो ये पार्ट है एक्चुअली मॉडर्न इंडिया का है। मॉडर्न इंडिया मतलब कि ये जो कास्ट सिस्टम है वो एक्चुअली जो कास्ट वर्ड है वो भी है जो पुर्तगीज वर्ड है, पुर्तगाली वर्ड। इसका मतलब ये वर्ड है जो पुर्तगालियों ने अपने साथ में लेके आए हैं जब कास्ट। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारा जो ओरिजिनल जो पैटर्न था उसको उसका एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। ठीक है, गलत तरीका है जो फॉर्म है ना, डिस्टॉर्टेड का मतलब कि गलत तरीका है। ठीक है, पहली बात तो ये इंडियन सोसाइटी का पार्ट है नहीं है। ठीक है, मतलब ये तो इम्पोज किया गया है इंडिया पे, ये ओरिजिनलिटी में नहीं है। ये ओरिजिनलिटी का पार्ट, ओरिजिनल इंडियन कल्चर का पार्ट ये नहीं है, लेकिन यही एक्चुअली बाय एंड लार्ज फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कास्ट सिस्टम में है कि इसका जो पर्टिकुलर जो बेसिस है कास्ट का वो क्या है ना, कि ये एट्रीब्यूटेड है, मतलब कि ये एस्क्राइब्ड है। एस्क्राइब्ड मतलब कि आपको बर्थ से मिला है ये। हाँ, इसमें आपके क्वालिटी है और वर्क है उसका कोई लेना देना नहीं है। आप अगर पर्टिकुलर किसी फैमिली में हो गए तो आपके ऊपर लेवल लग गया कि आप इस कास्ट के हो, चाहे आप उस पर्टिकुलरली उस कास्ट की कुछ भी चीज़ फॉलो ना करो या कुछ अदर कास्ट की चीज़ फॉलो करो, लेकिन आपके पास ऊपर एक फॉल्स आइडेंटिटी इम्पोज हो गई तो हो गई। हम लोगों ने डिस्कस करा है आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी में जो डिफरेंस है, जो हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये कास्ट एक्चुअली क्या है ना, एक फॉल्स आइडेंटिटी भी हो सकती है और ट्रू भी हो सकती है। ठीक है, लाइक अगर किसी में ब्राह्मणिकल क्वालिटी है और वो पैदा भी है जो ब्राह्मण फैमिली में हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है सेम हो गया वो तो। ठीक है, तो मतलब इसलिए ये रियल आइडेंटिटी भी हो सकती है और फेक आइडेंटिटी भी हो सकती है। हाँ हाँ, तो वो भी ऐसा ही है। ठीक, हाँ, तो वो है जो अगर कोई लेकिन हाँ, तो अगर आप कास्ट में पैदा हुए हो, पर्टिकुलर किसी कास्ट में, जैसे आप बोल रहे हो क्षत्रिय कास्ट में पैदा हो गए और उसका जो वे ऑफ थिंकिंग है, पैटर्न है, वो ब्राह्मणिकल है, तो आपका जो वर्ण है वो तो ब्राह्मण होगा और जो कास्ट होगी वो क्षत्रिय होगी। ठीक है, क्योंकि कास्ट है उसका आपकी क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं ये एस्क्राइब्ड आइडेंटिटी होती है, इसको है जो आपको एक्वायर नहीं किया जाता है, ये आपके ऊपर इम्पोज की जाती है। ये इम्पोज्ड आइडेंटिटी होती है। इट कैन बी ट्रू और फॉल्स। इम्पोज्ड आइडेंटिटी, ठीक है, बर्थ के साथ ही आपके ऊपर लेबल लग गया है। तो ये सारी चीजें हैं। और जो कास्ट का एक्चुअली क्या होता है कि बेस्ड ऑन, मैंने बर्थ बता दिया, और जो कास्ट होती है एक्चुअली उनकी भी एक हिरार्की पैटर्न होती है, वो भी एक पैटर्न बना दिया गया है। हालांकि ये पैटर्न वर्णाश्रम में भी था। ठीक है, लाइक जो माइंड के जो ज्यादा माइंडफुल लोग थे वो है जो हिरार्की में सबसे ऊपर आते थे। वो इसलिए आते थे कि ऑब्वियस सी बात है किसी समझदार को ही तो फॉलो करोगे आप, बेवकूफ को फॉलो करके क्या करोगे। तो इस वजह से ब्राह्मण है जो सबसे ऊपर आते थे। ठीक है, और यहाँ पे लेकिन इसमें क्या होता है कि कास्ट के बेसिस पे है, वो है जो कोई लॉजिकल नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें भी स्टिल हिरार्की होती है। या लाइक आप लोहार को ऊंचा मानोगे या सुनार को ऊंचा मानोगे? क्यों, ऐसा क्या लॉजिक लगाया आपने? किसी, ये जो पर्टिकुलर जो कास्ट है वो ऑक्यूपेशन के स्टार्टिंग में ऑक्यूपेशन के बेसिस पे बनी थी, लेकिन उसके बाद में आप इनकी जो हिरार्की है, जो एक ऊपर नीचे होने का जो पैटर्न है ना, वो कोई लॉजिकल नहीं है। कोई भी किसी के भी ऊपर चला हुआ है, कोई लॉजिकल नहीं है, कुछ कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है कि कोई कह रहा है कि मैं ऊंची जाति का हूँ, कोई कह रहा है, किसी और को कह रहा है कि तुम नीची जाति के हो। तो उस पर्टिकुलर ऊंचा और नीचे का कोई लॉजिक नहीं है। भाई अगर आप किसी से बोलो, अगर कोई अपने आप को ऊंची जाति का क्लेम कर रहा है और उसको हम पूछें कि आपके पास में क्या बेसिस है, क्या लॉजिक क्या है कि आप ऊंची जाति के हो, तो उसके पास में कोई लॉजिक नहीं होगा, बस है तो है, बस ये है। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है। तो ये जो कास्ट सिस्टम का जो हिरार्की है वो इलॉजिकल है। ठीक है, हिरार्की है आती है वो क्या होती है, ये इसकी इलॉजिकल। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि अगर इलॉजिकल है तो वो सोसाइटी में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? तो मैंने कहा था ना कि बिलीफ कैसा हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है, इलॉजिकल भी हो सकता है। तो ये कास्ट सिस्टम क्या है, एक्चुअली बिलीफ सिस्टम ही तो है। ये जो कास्ट सिस्टम है वो एक्चुअली क्या है, बिलीफ सिस्टम ही है। और बिलीफ है इलॉजिकल हो सकता है, तो ये कास्ट भी इलॉजिकल हो सकती है।
ठीक है। उसके बाद में है इसके, ये भी डिवीजन करती है, लेकिन ये इसके कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं होता है, इलॉजिकल है। एंडोगामी होती है। एंडोगामी इन द सेंस कि आप पर्टिकुलर कास्ट के अगर पर्सन है तो आप अपनी ही कास्ट में है जो मैरिज करेंगे। गामी का मतलब होता है मैरिज, गामी। ठीक है, आपको कभी भी गामी वर्ड यूज आ जाए इसका मतलब होता है मैरिज। ठीक है, गामीज वर्ड अगर आता है इसमें आप लगा, मतलब कई सारे, अभी जब मैं हम लोग मैरिज का जब टॉपिक डिस्कस करेंगे ना तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, गामी का वर्ड लगाते जाओ और अलग अलग तरीके की मैरिज बनाते जाओ। पॉलीगामी, मोनोगामी, मीजोगामी। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे वो गामी से वर्ड बन जाएंगे। ठीक है, एंडो का मतलब होता है अंदर ही। ठीक है, यानी कि आपको अपने कास्ट के अंदर ही शादी करनी है। और ये तो अभी आजकल चलता ही रहता है। ठीक है, कई सारी फाइट्स वगैरह भी होती रहती हैं। तो ये एक पर्टिकुलरली रूल है, वो कंटेंशियस रूल है जो सोसाइटी पर इम्पोज किया जा रहा हो रखा है। पर्टिकुलर जो कास्ट होती है, इलॉजिकल जैसे मैंने वर्णा सिस्टम में बताया था कि एक पर्टिकुलर लॉजिक है। ठीक है, जो वर्णा सिस्टम की जो हिरार्की है ना उसमें पर्टिकुलर लॉजिक है। पर्टिकुलर लॉजिक ये है कि जो ब्राह्मण की जो क्वालिटी रख रहा था वो ब्राह्मण बन जा रहा था। ठीक है, जो पर्टिकुलर जो भी क्वालिटी था, नहीं नहीं नहीं, सुनो, पहले हिरार्की मैं बता रहा हूँ। तो आप है जो पर्टिकुलरली किसको फॉलो करोगे, जो समझदार होगा उसको फॉलो करोगे या जो बेवकूफ होगा उसको फॉलो करोगे। तो इस वजह से ब्राह्मण, इसलिए बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, ब्राह्मण है जो सबसे ऊपर है, कि आपको है जो ब्राह्मण की रेस्पेक्ट करनी है, आपको ब्राह्मण को फॉलो करना है। उसके बाद में आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय के ऊपर ब्राह्मण क्यों रखा गया, क्योंकि क्षत्रिय होता है वो तो बिल्कुल लड़ाई धड़ाई कर रहा है, वो कर रहा है, पर उसको डायरेक्शन कौन देगा। अगर क्षत्रिय को हम लोग ब्राह्मण से ऊपर रख देंगे तो ब्राह्मण की बात मानेगा, वो क्यों मानेगा। आप एक्चुअली बात मानते किसकी हो, जो आपके ऊपर होता है। हम लोग वर्किंग कल्चर में भी देखें तो एक एम्प्लॉय है जो अपने बॉस की बात मानता है या अपने जो अंडर जो वर्क कर रहा है उसकी बात मानता है, बॉस की मानता है ना। तो दैट इज मीन कि अगर आपका जो पर्टिकुलर डायरेक्शन देने वाला बॉस है वो तो सबसे ऊपर ही होना चाहिए ना फिर। ठीक है, और जैसे जैसे एक्चुअली जब ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, उसमें क्या चीज है, जो पैटर्न क्या है, उसमें पैटर्न ये है कि आपकी जो माइंड की जो थिंकिंग एबिलिटी है वो कम होती चली जा रही है। ब्राह्मण के पास में सोचने समझने की शक्ति ज्यादा है, क्षत्रिय में कम है, वैश्य में उससे भी कम है, उसके बाद में शूद्र में तो बहुत ही ज्यादा कम है। तो ये है ना, इस वजह से उनकी हायरार्की है ना, उसका लॉजिक है। लॉजिक क्या है, इंटेलिजेंस। बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस ब्राह्मण इज एट द टॉप एंड द शूद्र इज एट द बॉटम। ये लॉजिक हुआ ना, एक इंटेलिजेंस। कास्ट का कोई लॉजिक नहीं है, कास्ट का कोई लॉजिक है ही नहीं। आप मैंने किस लॉजिक पे है ना, किसने बोल रहे हो कि है ना। करना क्यों पड़ेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये जनरल ओबीसी वगैरह जो है, इसका लॉजिक क्या है। क्या लॉजिक है। नहीं 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 नहीं, ये तो इसको तो फिर इकोनॉमिक पैटर्न बनाओ ना, आप इसमें कास्ट को क्यों बना रहे हो उसमें। आप बोल रहे हो इकोनॉमिक लॉजिक, नहीं तो गलत फॉलो कर रहे हैं ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से। कास्ट सिस्टम इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इट इज सुपर इम्पोज्ड, इट इज करप्टेड प्रैक्टिस। हाँ, करप्ट प्रैक्टिस है ये, हाँ। तो आपको करप्ट प्रैक्टिस फॉलो क्यों करनी है। नहीं, सिस्टम में तो फॉलो करोगे। अगर जैसे ऐसे तो करप्शन भी करप्ट प्रैक्टिस है तो फॉलो करते रहोगे सालों साल। मतलब ठीक है, हो रहा है वो तो ठीक है, बट इट इज शुड बी फॉलोड। बिल्कुल कर सकते हैं, और कई सारे मोमेंट्स, नहीं 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 सुनिए। बिल्कुल मूवमेंट चलाइए ना, और पास्ट में कई सारे लोगों ने चलाया है ना मूवमेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चला है। हाँ, बिल्कुल चल रहा है ना, मैंने कब मना किया। ऐसे तो रेप और मर्डर भी चल रहा है, तो क्या मतलब क्राइम को चलाते रहें क्या। यू, मैं चीज ये है कि आप जागरूक बनिए और आप है ना उसको खत्म करने की कोशिश करिए ना। तो लिखेंगे ना, क्यों नहीं लिखेंगे। तो इलॉजिकल हिरार्की में कोई प्रॉब्लम है, आप लिखो ना इलॉजिकल हिरार्की फॉलो होता है, लिखो ना इसमें। अरे तो भी गवर्नमेंट के पास में भी कोई लॉजिक नहीं है ना, अगेंस्ट कैसे हुआ ये। अरे भाई, जो चीज गलत है वो तो गलत है ना। भाई जो चीज गलत है, जैसे आपको सपोज करो क्वेश्चन आता है कि आप रेप के ऊपर कुछ लिखिए, तब उसकी तारीफ थोड़ा ना लिख दोगे क्या।
जो गलत है वो तो गलत ही है ना भाई। जो गलत है आपको एग्जाम में, जो सही है उसको सही लिखना है, जो गलत है उसको गलत लिखना है। ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट का सिस्टम अगर कुछ पर्टिकुलर गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा है तो आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। बहुत बार तो क्वेश्चन यही आता है, क्रिटिसाइज दिस गवर्नमेंट पॉलिसी। आता है क्वेश्चन ही भी ऐसा भी आता है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द। कहीं भी है राइटिंग में इस चीज को निगेटिव आप कंक्लूजन को आप नहीं ड्रॉ कर सकते हो। मतलब गवर्नमेंट के मैं कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अगर हम पार्ट सिस्टम पे लिखना होगा तो हाँ आप इस लाइन को मेंशन करें कि बिल्कुल। हाँ अरे भाई है ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ये इलॉजिकल है, ये आपका सिलेबस बोल रहा है। आपका जो पर्टिकुलर जो चीज है ना, बुक्स हैं वो बोल रही है ये इलॉजिकल है। मेरा मेरा कंक्लूजन नहीं है ये, ठीक है। अगर आपको ये हिरार्की जो लिखा है तो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वर्णा और कास्ट में डिफरेंसेस, तो उसमें आएगा ये कि वर्णा इज लॉजिकल, कास्ट इज इलॉजिकल, ये आएगा ना। तो ये मैंने थोड़ा ना बोला है ये, ठीक है। हटाने का तरीका तो पहले कि सबसे पहले तो आपको अवेयर ही होना पड़ेगा, अवेयर ही होना पड़ेगा ना। इवन जो है ना, जो पढ़े लिखे हैं, जो इवन ज्यादा अपर जो अभी पोस्ट पे हैं, ऑफिसर्स हैं, वो पहली बात तो बॉसों में अवेयरनेस नहीं है इस चीज की, और जिसमें अवेयरनेस है वो भी चुपचाप रहते हैं। वो रहते हैं क्योंकि इस सिस्टम का, भाई हर सिस्टम का एक ड्रॉबैक भी होता है, एक बेनिफिट भी होता है। हर सिस्टम के बेनिफिशियरी भी होते हैं और एक्सप्लॉइटेटिव जो पर्टिकुलरली वो भी होता है, एक्सप्लॉइटिव भी होता है। यानी कि भाई ये सिस्टम कुछ लोगों को फायदा दे रहा है और कुछ लोगों को नुकसान दे रहा है, पर जो जो जिनको फायदा हो रहा है वो क्यों हटाएंगे इसको, और जिनको फायदा हो रहा है वो एक्चुअली पावर में है, पावर में इन द सेंस कि पावरफुल लोग हैं, तो क्यों हटने देंगे इसको। वो चीज है ना। रिजर्वेशन कभी नहीं हटेगा जब तक है जो ये कास्टिज्म नहीं हटेगा। हाँ हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, ये कास्टिज्म को प्रमोट करने का तरीका है। जितना ज्यादा आप कास्ट में डिवाइड करोगे उतना ज्यादा है जो आप है जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे। जितना ज्यादा डिवाइड होगा उतना ज्यादा आप रूल कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि डिवाइड करके आप लोगों को लड़ा सकते हो। मैं आप दोनों को लड़ा सकता हूँ कैसे कि भी इनको बोलूंगा देखो ये तुम्हारे से ऊपर ऊंची कास्ट का है, तो ये तुम नीची कास्ट के हो, तुम नीची कास्ट के हो, निकृष्ट हो, कभी खत्म हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इनको बोलेंगे, इनकी तारीफ कर दी, दूसरी बुराई कर दी, आपस में लड़ लिया। ये हो ना, लड़ाने के लिए आपको क्या करना होता है, ठीक है। आप जैसे घनिष्ठ दोस्त हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हो, आपको मैं लड़ाई करने के लिए मुझे क्या बोला, यार तुम यार इस फालतू आदमी के साथ में कैसे घूम रहे हो, तो मैंने ये तो बड़ा नीचा है, तुम ऊंचे हो, तुम महान हो, ये निकृष्ट है करके वो है ना, तुम लोगों का मेल ही नहीं बनता है। फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा यार सर थोड़ा मतलब कह तो सही रहे थे है ना। जिसकी तारीफ होगी ना वो तो यही कहेगा ना कि यार कह तो सही, मतलब कह तो सही रहे थे, मतलब है ना, ठीक है। और जो जिसकी नहीं होगी, जिसकी तारीफ नहीं होगी, जिसकी बुराई होगी, वो तो कह रहे थे क्या बकवास कर रहे थे, ये क्या मतलब हुआ, ये क्या, वो चिढ़ जाएगा। फिर वो चिढ़ाएगा, फिर आपस में जब तुम मिलोगे एक बोलेगा नहीं सर सही कह रहे थे, एक बोलेगा गलत कह रहे थे, फिर लड़ लिए। यही हुआ ना, जितना ज्यादा आप डिवाइड करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को लड़वा सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि जो कास्ट है पर्टिकुलरली ऑक्यूपेशन पे बेस्ड है, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है किसी का कि कौन सा ऑक्यूपेशन सुपीरियर है कौन सा इंफीरियर है, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे ये पॉल्यूशन और प्योरिटी एक्चुअली वर्णा सिस्टम से भी इन्होंने कुछ चीजें ली हैं, ठीक है। ये मैंने क्या बोला कि कास्ट सिस्टम इज नथिंग बट द डिस्टोर्टेड वर्णा सिस्टम। डिस्टोर्टेड इन द सेंस कि आपके पास वर्णा सिस्टम में भी पॉलिटी और प्योरिटी और पॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे जो ब्राह्मणिकल क्वालिटी वाले जो लोग थे वो है जो पर्टिकुलरली क्लीनिंग वर्क हो गया या फिर और जो चीजें होगी जिसमें हाइजीन है जो ज्यादा इतना अच्छे से मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। जैसे ब्राह्मण को बोला जाता था कि भाई आप है जो आप है उसको बात लेते रहो इन द सेंस कि आप अपने आप को क्लीन रखोगे, ठीक है। बट ये चीज है जो शूद्र के लिए ये रूल नहीं था। शूद्र को नहीं बोला जाता था कि आपको क्लीन रहना कंपलसरी है, क्योंकि उसका पर्टिकुलर वर्क ऐसा था, ठीक है। अगर आप है ना किसी पर्टिकुलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में जाए, कुछ भी किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाए, तो जो अपर जो लेवल के ऑफिसर हैं वो आपको जितने क्लीन दिखेंगे वो मजदूर थोड़ा ना इतना क्लीन दिखेगा। अगर आप एक चलो कंस्ट्रक्शन का एक अगर इंडस्ट्री ले लिया अपन ने, ठीक है, तो जो खुदाई कर रहा है, जो मिट्टी में जो खुदाई कर रहा है वो आपको क्लीन दिखेगा, या जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो सीईओ है या फिर जो मैनेजर है या जो पर्टिकुलरली इंजीनियर है वो आपको क्लीन दिखेगा। ऑब्वियसली है ना, जो अपर लेवल तो ऑब्वियसली है ना, जो प्लानिंग कर रहा है कंस्ट्रक्शन में भी, हाँ यहाँ पे बिल्डिंग बननी है, ऐसे बननी है, वैसे बननी है,
ठीक है, वो साफ सुथरे होंगे, उनको पर्टिकुलरली ग्राउंड लेवल पे वर्क करना नहीं है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर वर्क करेगा वो तो गंदा ही होगा ना, वो तो धूल मिट्टी में ही सना होगा ना। तो ये चीज है। तो प्योरिटी पोल्यूशन मतलब कि जो अपर लेवल लोग थे उनको क्लीन रहने के लिए कहा जाता था, जो लोअर जो पर्टिकुलर हिरार्की में आ रहे थे उनका क्लीन होने का इतना कंपल्शन नहीं था। तो इस वजह से डिवाइड हो गया चीजों में। तो इस तरीके से वो प्योरिटी और पोल्यूशन के बेसिस पे भी है। तो ये जो पर्टिकुलर फैक्टर है वो कास्ट सिस्टम में वर्णा सिस्टम से ही लिया गया है, लेकिन इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो रहा है कि अगेन वही चीज है कि आप पर्टिकुलरली अलग अलग इंडस्ट्री में जैसे मजदूर है उनको तो चलो ठीक है आपने एक मान लिया, लेकिन अलग अलग इंडस्ट्री है उसका तो सीईओ है, वो तो सारे ऑफिसर ही है ना अलग अलग इंडस्ट्री के। एजुकेशन इंडस्ट्री का सीईओ हो गया, लेदर इंडस्ट्री, लेदर चलो हटा लो, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का सीईओ हो गया, ठीक है, फैब्रिक का क्लॉथिंग का यानी सीईओ हो गया, सॉफ्टवेयर का सीईओ हो गया। तो ये जो सीईओ लेवल के जो लोग हैं वो तो सारे एक ही जैसे हुए ना। पर नहीं, कास्ट सिस्टम में उसने क्या किया ना कि जो अगर आप पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री के अगर सीईओ हैं तो आप एजुकेशन इंडस्ट्री के सीईओ से लोअर हैं। जबकि ये है जो मतलब इसमें क्या किया ना, इंडस्ट्री की हिरार्की कर दी कास्ट सिस्टम ने। समझ में आया? जो इंडस्ट्री में कोई हिरार्की नहीं है, वर्क में हिरार्की है। ठीक है, जो आपका जो काम करने का जो तरीका है ना उसमें हिरार्की है। ये वर्ण नहीं हुआ ना, डिस्टोर्टेड हो गया। वर्ण में क्या कह रहे थे कि आप पर्टिकुलर किसी भी इंडस्ट्री में हो, पर अगर आप काम कैसे कर रहे हो। जैसे अगर मैं पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, वर्णा सिस्टम में तो कह रहे हैं कि जो सारे टीचर हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है। कास्ट सिस्टम में ये नहीं कह रहे। कास्ट सिस्टम में ये कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट अगर तुम पढ़ा रहे हो तो तुम ऊंचे हो, और ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो तुम नीचे हो। समझ में आया? जैसे देखा जाए तो एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रवचन ही तो दे रहा हूँ, टीचर क्या कर रहा है। लेकिन अगर मैं इंडियन सोसाइटी वगैरह पढ़ा रहा हूँ तो मैं इतना रेस्पेक्टेड नहीं हूँ जितना अगर मैं जो रिलीजियस चीजें पढ़ा रहा होता। तो मेरे हो सकता है कि अगरबत्ती भी लगा रहे होते, ठीक है, मेरे पास में चढ़ावा भी आ रहा होता। बट एक्चुअली अगर हम देखें है ना क्या, तो ठीक है, तो भाई वो है जो रिलीजियस टीचर है, मैं इंडियन सोसाइटी का टीचर हूँ। टीचर टीचर तो सेम ही होना चाहिए ना, क्या है ना। लेकिन ये कि कास्ट सिस्टम में सेम नहीं है। कास्ट सिस्टम में ये जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया है जैसे ना रिलेट करने के लिए कि क्या वर्णा सिस्टम आश्रम हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद में है इंडियन सोसाइटी है जो काफी टाइम से है, जो एग्रेरियन सोसाइटी है। एग्रेरियन सोसाइटी हमारी इसलिए है क्योंकि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जो इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो काफी सुटेबल थी एग्रीकल्चर के लिए। आजकल हम लोगों ने बहुत ज्यादा है जो एनवायरनमेंट को डिस्टॉर्ट करके है जो इसको है जो बहुत ज्यादा ही एग्रीकल्चर के लिए इनफेमिलियर बना दिया है। लेकिन एक्चुअली पहले एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल ज्योग्राफी थी है, क्योंकि यहाँ की सॉइल फर्टाइल थी, न्यूट्रिशियस थी, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी थी, इवन जो एक पर्टिकुलर मानसून का जो पैटर्न था वो भी प्रॉपर था, ठीक है, टाइम से बारिश हो जाती थी, ठीक है, वेजिटेशन अच्छा था, रिवर्स वगैरह है जो पोल्यूटेड नहीं हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें हैं जो पहले थी। तो हमारी जो सोसाइटी थी वो एग्रियन थी। और उसके अलावा जो एग्रेरियन मतलब जो कि फार्मिंग है जो हम लोग करते थे, ठीक है, और जो फार्मर्स थे वो पर्टिकुलरली एक विलेज में रहते थे। तो हमारी जो इंडियन सोसाइटी का जो पार्ट है वो विलेज कम्युनिटी इवन आज भी, जबकि इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, कई सारी चीजें आ गई हैं, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके बावजूद भी आज भी विलेज में जो हमारी पॉपुलेशन है वो 69% है, ठीक है, अभी भी विलेज में। ठीक है, विलेज और अर्बन एरिया के बारे में मैं बहुत अच्छे से है जो एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन ये क्योंकि एक अलग कोर्स मॉड्यूल है तो मैं फिर से एक बार विलेज और अर्बन एरिया के बारे में डिफरेंस बता देता हूँ कि जो विलेज होता है या रूरल एरिया होता है उसमें जो डेवलपमेंट इतना प्रॉपर नहीं होता है जितना अर्बन में होता है। विलेज एरिया में या रूरल एरिया में जो लोग वर्क करते हैं वो जनरली प्राइमरी सेक्टर में करते हैं, और अर्बन एरिया में है वो सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में वर्क करते हैं। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जिसमें हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं। अर्बन एरिया वो होता है जिसमें हम लोग जो पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग या नेचुरल रिसोर्स से जो एक्सट्रैक्ट आया है उसको प्रोसेस करके या फिर अपने पर्टिकुलरली स्किल्स को यूज करके हम लोग लाइवलीहुड अर्न करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर। तो ये सारा है जो अर्बनाइजेशन, अर्बन और रूरल एरिया में डिफरेंस है।
तो हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो किस तरीके की है, वो विलेज कम्युनिटी यानी कि रूरल एरिया की है। यानी कि हम लोग काफी है जो स्मॉल ग्रुप्स में रहते हैं और ज्यादा नेचर के कनेक्टेड रहते हैं। ये मतलब हुआ विलेज का। तो ये विलेज कम्युनिटी है, ठीक है। और ये विलेज कम्युनिटी है, लाइफ है जो स्लो होती है, जो कलेक्ट इसलिए स्टेबिलिटी होती है। फास्ट लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। इसका मैंने बता दिया कि 68.8% है अकॉर्डिंग टू 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग। विलेज लाइफ एक यूनिक लाइफ होती है, इसमें हम लोग नेचर से ज़्यादा अच्छे से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है। नेचर को आप ज़्यादा कंजर्व करते हो और आप जो पर्टिकुलरली आपका लाइवलीहुड होता है वो भी नेचर पे ज़्यादा डिपेंड होता है। आप जो प्रोडक्शन करते हो वो भी सेल्फ सफिशिएंट करते हो। ऐसा नहीं दम कि अर्बन है ना, एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन आप इस तरीके से नहीं करते हो कि आप नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है। आपको जितनी ज़रूरत है बस आप उतना ही ले रहे हो, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। और सेल्फ सफिशिएंट यूनिट भी उस तरीके से है कि आप और कोई एक्स्ट्रा चीज भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। कल्चर और ट्रेडिशन है जो इसके विलेज में ज्यादा अच्छे से फॉलो होते हैं बजाय अर्बन एरिया के, ठीक है। अर्बन एरिया में तो आपके पास में टाइम ही नहीं है आपके कल्चर को और उसके ट्रेडिशंस को फॉलो करने का। इवन आपको अगर पर्टिकुलरली होली दिवाली की भी छुट्टी मिल जा रही है तो आप थैंकफुल हो उसके लिए ना, ठीक है। बाकी फेस्टिवल मनाने का तो आपको सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। कस्टम है जो विलेज कम्युनिटी में ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। कस्टम जो भी ट्रेडिशन चला आ रहा है, चाहे उस पर इवन जो उसकी जो लॉजिकलिटी है उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। हो सकता है गलत प्रथा चली आ रही है तो चली आ रही है, कोई सोच नहीं रहा, कोई रोकने का भी नहीं सोच रहा उसको, ठीक है। जैसे आपने बोला था ना कि भाई सोसाइटी में चल रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, चलते रहेंगे, तो दैट इज़ नॉट द केस। बट विलेज कम्युनिटी की अगर इस तरीके से देखें तो उनमें इतनी ज़्यादा है जो सोचने समझने का इतना नहीं रहता है, वो जैसा चल रहा है वैसे चलाते रहते हैं, ठीक है। फर्दर द विलेज लाइफ इज ए कास्ट रिडन सोसाइटी। आप देखोगे तो कास्टिज्म है वो जो सबसे ज्यादा अगर पाया जाता है ना, वो विलेज में पाया जाता है, ठीक है। अर्बन एरिया में तो आप किसके हाथ का खा रहे हो किसके नहीं खा रहे हो आपको पता भी नहीं चलता। रेस्टोरेंट में कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है पता भी नहीं चल रहा। पर विलेज में है, विलेज में आपको पूरा कि कौन हाथ लगा रहा है, कौन पानी पी रहा है, कौन किसके हाथ का खा रहे हो नहीं खा रहे हो, उनको सब ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कास्ट सिस्टम है जो बेसिकली विलेज में बहुत ज्यादा प्रीवेल करता है। प्रीवेल इसलिए करता है क्योंकि जो विलेज कम्युनिटी में जो लोग हैं वो क्या है ना, कस्टम को विदाउट एनी लॉजिक विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग फॉलो करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए इवन बी आर अम्बेडकर ने भी कहा था कि जो विलेजेस हैं वो इंडियन सोसाइटी के जो है एक तरीके से गड्ढे हैं। दीज आर द होल्स इन द इंडियन सोसाइटी। ब्लैक होल्स का कैसे कंपैरिजन करा है बी आर अम्बेडकर ने, क्योंकि जो विलेजेस में है जो कास्टिज्म बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है। इवन जो इल प्रैक्टिसेज हैं वो भी जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इवॉल्व हुई थी वो भी है जो विलेज में प्रिवेल करती हैं, ठीक है। और ये प्रिवेल इसलिए करते हैं इसी वजह से स्टेबिलिटी है, क्योंकि वो है जो कुछ चेंज होना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी का कोई बहुत बार स्टेबिलिटी अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अगर आप में पर्टिकुलर गलत चीज़ें आपकी सोसाइटी में चल रही है और आप कह रहे हो कि नहीं हम तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी रखेंगे कुछ चेंज नहीं करेंगे, तो स्टेबिलिटी भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। आपको क्या करना होता है कि सोसाइटी में जो गलत चीज़ें हैं उनको हटाने का, उसमें चेंजेस लाने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है। तो ये विलेज कम्युनिटी के बारे में हो गया। मैंने ऑलरेडी, हाँ अच्छा है ना। कोई बोल रहा था कि कंटेंट है तो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हो रहा है कि भैया ना कंटेंट में बड़ी कमी है। आप कह रहे हो कि इतने सारे पॉइंट्स हैं इंडियन सोसाइटी के, ठीक है। तो इंडियन का जो मैंने बता दिया, जैसे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी कि जो हमारी विलेज कम्युनिटी क्यों है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो एग्रीकल्चर सोसाइटी है बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी, फर्टाइल लैंड, इरिगेशन रिसोर्सेज, ठीक है। मानसून वगैरह सारा एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने। जॉइंट फैमिली इंडियन सोसाइटी का एक कैरेक्टरिस्टिक और क्या है कि ये हम लोग क्या करते हैं, जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली क्यों है, क्योंकि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर नहीं है, बल्कि हमारे जो पर्टिकुलर दूसरों के भला करने के उसमें रहते हैं, ठीक है। तो सेल्फ सेंटर का मतलब होता है कि सेल्फिश, ठीक है। तो हम लोग क्या, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वो इस तरीके के हैं कि हम लोग दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारे रिलेटिव्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, है ना। हाँ ऐसा नहीं है। कैसे आप फैमिली के लिए नहीं करना चाह रहे हो। आप जैसे अगर सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होते हो आपके पेरेंट्स को क्या कर दो, घर से बाहर निकाल दोगे। हाँ ये तो आज की डेट में ऐसा हो रहा है। आज की डेट में ऐसा हो रहा है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। अभी अभी फिलहाल जो इंडियन सोसाइटी के हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं ना, वो मॉडर्न इंडिया के नहीं पढ़ रहे हैं।
हाँ, तो हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं डे बाय डे, पर ऐसा भी नहीं है ना कि सब लोग ही अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल दे रहे हैं, नहीं है ना। तो ठीक है, कुछ है ना स्पेशल केसेस हैं, उनको हटा दो, तो सारे लोग हैं जो अपने पेरेंट या फिर पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बाहर निकाल दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। आपके आपके पेरेंट्स आपको है जो आप पे पैसा खर्चा करके पढ़ा रहे हैं ना, इवन इवन आपकी जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी उठा रहे हैं। तो ये जो हमारे इंस्टीट्यूशन ही तो है ना। इवन मैरिज में भी है कि हम लोग धर्मपति धर्मपत्नी लाइक आपके पर्टिकुलरली एक दूसरे के साथ में इस तरीके की एक रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप होती थी, ठीक है, लेकिन आजकल वो रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप नहीं होती है, ठीक है। आप आजकल या फिर इवन मेडिवल टाइम से ही थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो पहले लेकिन एक पर्टिकुलर रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप हुआ करती थी, तो हमारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं। तो जब हमारे इंस्टीट्यूशन है वो एक ये सिखाते हैं कि दूसरे का है जो केयर करना, दूसरे का रेस्पेक्ट करना, है ना। जैसे कि मैंने स्पिरिचुअलिटी वाले उसमें पॉइंट में भी बोला था कि हम लोग है जो सामने वाले को ऐसे ट्रीट करते हैं कि लाइक ही और शी इज द पार्ट ऑफ गॉड, वो सुपर पावर का एक हिस्सा है। जब आप सुपर पावर का हिस्सा हो तो रेस्पेक्टफुली बात करोगे ना, फिर तो रेस्पेक्टफुली ट्रीट करोगे ना, क्योंकि हमारा जो वैल्यू सिस्टम है जो स्पिरिचुअल बेस है उसका, ठीक है। तो जब सबको एक साथ में रेस्पेक्ट करोगे तो फिर आप लोग सबको साथ में लेके तो चलोगे। आप स्प्लिट कब होते हो, आपके रिलेशनशिप ब्रेक कब होते हैं, जब आप किसी और को है जो पर्टिकुलर जो भी रिलेशन में उसको सही से ट्रीट नहीं करते हो, उसके केयर नहीं करते हो, उसको सही से ट्रीट नहीं करते हो, उसके साथ में सही कम्युनिकेशन नहीं करते हो, तभी तो रिलेशन ब्रेक होता है ना। और अगर आपका रिलेशन ब्रेक ही ना हो, कोई सा भी रिलेशन हो, जब ब्रेक तो अपने आप ही ज्वाइंट फैमिली हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने ब्रदरहुड होगा तो भाई भाई आपस में लड़ेंगे क्यों, वो तो फिर साथ ही रहेंगे ना। आपके अगर मैरिज में है जो पर्टिकुलरली उस तरीके की केयर और है ना वो रेस्पेक्ट होगी, मैरिज ब्रेक ही क्यों होगी, वो भी साथ में रहेंगे, यानी भाई साथ हो गए, वाइफ भी साथ हो गई, पेरेंट्स भी साथ हो गए, बच्चे भी साथ हो गए, तो होगी ना ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। तो सारे जो मिलके ज्वाइंट फैमिली बन गए। अगर आपका रिलेशन कोई ब्रेक ही नहीं हो रहा है, ज्वाइंट फैमिली टूटती क्या है, जब रिलेशन ब्रेक होता है, ठीक है। तो हमारी जो इंडिया कल्चर है जो क्या है कि ज्वाइंट फैमिली है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन इस तरीके के हैं कि हम लोगों ने क्या किया ना, हमने हर रिलेशन को रेस्पेक्ट करा है। हमारा जो रिलेशनशिप बनाने का जो बेस है वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, स्वार्थी नहीं है। हमारा रिलेशनशिप है ना, जब हम बनाते हैं तो हम लोग राइट से ज्यादा ड्यूटीज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि हमारे सामने वाले के लिए क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है, उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। हमारे इवन हिस्ट्री में कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इस तरीके, श्रवण कुमार हो गए जो अपने पेरेंट्स के लिए कितना वो ठीक है, इवन राजा राम है तो उन्होंने अपने फादर के लिए है जो पर्टिकुलरली सेक्रीफाइस करे। तो हमारा जो कल्चर है वो इस तरीके का है। हमारा कल्चर है कि रिलेशन को आप रेस्पेक्ट करते हो, आप पर्टिकुलर रिलेशन के लिए एक आप सेक्रीफाइस करते हो, आप अपनी जो लिमिट को पुश करके भी सामने वाले को खुश रखने की कोशिश करते हो। ये हमारा रिलेशन का जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो इंडियन फैमिली सिस्टम ओल्ड है, इकोनॉमी, और इससे क्या होता है फैमिली सिस्टम के कुछ यूजेस भी हैं कि क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलरली इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल सिक्योरिटी मिल जाती है, ठीक है, ठीक है। ये पर्टिकुलर फैमिली है जो उस पर ये यूनिट की तरह वर्क करती है, ठीक है। आपने अगर ये भी पढ़ा होगा कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, है ना, इस तरीके से कि जब आप सब लोग साथ में रहेंगे, ऑब्वियसली एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की है जो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो दैट जॉइंट फैमिली प्लेज दैट रोल, ठीक है। तो फैमिली है, इसके लिए हम लोग और अभी आगे से देखेंगे, ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। फैमिली है जो प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल है, ठीक है। प्राइमरी एजेंट का मतलब होता है, प्राइमरी क्यों है, क्योंकि आप जो पर्टिकुलरली जब आपकी लाइफ स्टार्ट होती है, जब आप बर्थ लेते हैं, तो सबसे पहले आप सोशलाइज किससे होते हैं, अपनी फैमिली से, ठीक है। ऐसे थोड़ा ना होता है कि आप जैसे ही पैदा हुए और सरपंच से जाके मिलने चले गए, ठीक है। तो आपके है जो पर्टिकुलरली फैमिली से ही आपका है जो सोशलाइजेशन होता है, आपकी वैल्यू सिस्टम वहीं से इवॉल्व होता है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपके लाइफ स्टाइल भी बनती है, ठीक है। इसको हम लोग और आगे भी फैमिली सिस्टम में देखेंगे। इसके बाद में है लाइबिलिटी। जैसे मैंने कहा कि हमारी फैमिली में हम लोगों ने क्या करा है कि लाइबिलिटी है उनको, उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं कि आप है जो लाइबिलिटी या आपकी ड्यूटीज हैं उनको आप है जो निभाने की कोशिश कर रहे हो, प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो ये है, बाकी और मैं इसको और डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग फैमिली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। ये भी है पैट्रियार्की है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे, बस अभी ये ध्यान रख लो कि जो पैट्रियार्की है वो इंडियन सोसाइटी का एक पार्ट है। पैट्रियार्की मतलब पितृसत्ता, यानी कि जो फैमिली में जो अथॉरिटी है जॉइंट फैमिली में, वो क्या होता है कि एल्डेस्ट मेल जो होता है उसके पास में रहती है, सारी जो फैमिली के डिसीजन लेता है वो एल्डेस्ट मेल लेता है, ठीक है।
इवन अगर डिसीजन लेता है तो ऑब्वियसली रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, उसी की होगी, सारा प्रेशर है जो उसी के ऊपर आएगा। तो ये सारी चीजें हैं वो पेट्रियार्कल सोसाइटी का पार्ट है, इसको भी हम लोग बाद में फैमिली डिस्कस करेंगे, उसके बाद में देखेंगे। ठीक है, इंडियन वैल्यू सिस्टम है, इसको मैं अभी फिलहाल हम लोग जो फैमिली है उसको डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े इसको। ठीक है, फैमिली है जो कुल भी बोलते हैं इसको, क्या कौन से कुल के हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल जो कुल है एक्चुअली वो है जो दैट इज एक्चुअली द सक्सेशन ऑफ पर्टिकुलर फैमिली ट्री। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कुल। ठीक है, तो फैमिली का है जो ये बिल्कुल बेसिक यूनिट है। जैसे कि मैंने बोला भी था जब स्टार्टिंग में मैंने सोसाइटी को इंट्रोड्यूस किया था कि इंडिविजुअल है वो सबसे पहले कुछ लोगों का है जो ग्रुप बनाता है। ठीक है, अगर उसमें इंटीमेसी ज्यादा हो गई तो वो क्या हो जाएगी, रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगी, फैमिली बन जाएगी। ठीक है, और अगर इंटीमेसी बहुत ज्यादा नहीं हुई तो क्या होगा कि एक पर्टिकुलर ग्रुप फॉर्म होगा और वो बढ़ते बढ़ते सोसाइटी की शेप ले लेगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले इंडिविजुअल आता है, उसके बाद में फैमिली आती है, उसके बाद में सोसाइटी आती है। ये आप ऐसे नोट ड्रॉ कर सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है, ठीक है, इसने है जो फैमिली बनाई, इन लोगों ने फिर अपनी आगे और फैमिली बना वो एक्सटेंड करी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली इस तरीके से फैमिली बन गई। ठीक है, पहले इंडिविजुअल था या इंडिविजुअल थी, दोनों ने मिलके है जो फिर रिप्रोडक्शन वगैरह और इसकी वजह से करके फैमिली बना ली। फिर कई सारी फैमिलीज ने मिलके, फिर कई सारी फैमिलीज इसी तरीके की फैमिलीज ने मिलके है ना, अगर इन्हें कुछ है ना वैसे अगर गैदर्ड हुए तो ग्रुप बन गया, पर्टिकुलरली किसी ऑब्जेक्टिव के लिए गैदर्ड हुए तो ऑर्गेनाइजेशन बन गया। ठीक है, और इस तरीके से पर्टिकुलर एक सोसाइटी बन गई। ठीक है, ड्रॉ किया आपने, ड्रॉ कर लो। देखो ये इस तरीके की चीजें है ना, आप जब डायग्रामेटिकली आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, और ये ड्राइंग भी यूपीएससी में चलती है, इसको इतना वैसे मत लेना कि यहाँ नहीं चल पाएगी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितनी चीजें आप है ना सिंबल के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे अपने आंसर में, उतना बेटर रहेगा। ठीक है, इंडिविजुअल्स ने मिलकर फैमिली फॉर्म करी, फैमिलीज ने मिलकर सोसाइटी फॉर्म करी। आपका अगर थोड़ा छूट गया हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ जब तक ये ड्रॉ कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ने मिलके फैमिली फॉर्म करी और फैमिली ने सबने मिलके सोसाइटी फॉर्म करी। ठीक है, तो जो फैमिली है एक्चुअली बेसिक यूनिट है, पहली यूनिट है सोसाइटी की, फिर ये कई सारी यूनिट मिलके पूरा सोसाइटी फॉर्म करती है। जो फैमिली है बेसिक यूनिट है सोसाइटी की, यानी सोशलाइजेशन जो सबसे पहले होता है वो फैमिली से होता है। किसी भी पर्सन का बर्थ हो लेते ही वो सबसे पहले जिन लोगों से मिलता है वो फैमिली के मेंबर होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी जो जितनी भी एक बेसिक है जो अंडरस्टैंडिंग बैठती है, आइडियोलॉजी बैठती है, थिंकिंग पैटर्न बैठता है, वे ऑफ लिविंग बैठता है, कास्ट आइडेंटिटी होती है, रिलीजन आइडेंटिटी होती है, वैल्यू सिस्टम होता है, वो सब कहाँ से मिलता है हमको, फैमिली से। तो उसके बाद में हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि फैमिली आखिर बनती कैसे है, प्रोसीजर क्या है। तीन तरीके के प्रोसीजर हैं। ठीक है, मैंने एक तरीके का बताया था अभी कि एक मेल और फीमेल ने मिलकर रिप्रोडक्शन किया, फैमिली बनी। तो एक तरीके का तो मेथड है वो है मैरिज। ठीक है, दूस, दूसरा है कि आपकी अगर मैरिज नहीं भी हुई हो लेकिन आपका ब्लड रिलेशन हो गया है, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप मैरिज करके ही, मतलब जो ऐसा नहीं है कि जो मैरिज वाले जो रिलेशन है, ठीक है, वही है जो रिलेशन है। ठीक है, जैसे कि आपके जो पेरेंट और चाइल्ड का जो है रिलेशन है, वो इन लोगों की मैरिज हुई है क्या, लेकिन रिलेशन तो है ना, ये हुआ ब्लड रिलेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं फिलहाल फिलहाल रिलेशन, या फिर ब्रदर वाला रिलेशन है। तो इन लोगों की क्या मैरिज हुई है क्या, ब्रदर्स, सिबलिंग्स, फिलहाल LIAL, जो पेरेंटल रिलेशन होते हैं ना वो बोलते हैं। ठीक है, जो ब्रदर हो गई उसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी।
फ्रैटर्नल कह सकते हैं, फ्रैटर्नल, ठीक है, रिलेशन, ठीक है। तो ये रिलेशन होते हैं वो ब्लड के रिलेशन है, ठीक है। इन लोगों में कोई शादी नहीं हुई है, ठीक है। और जो इसके बाद में जो तीसरा वे है वो है अडॉप्शन, ठीक है। अडॉप्शन कैसे कि आपने ना तो ब्लड से कनेक्टेड है वो, ना उससे शादी करी है आपने, लेकिन क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, गोद ले लिया है, तो उस तरीके से भी रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। इसको है ना और डिटेल में अगली स्लाइड्स में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, हम लोग आगे देखते हैं। एडॉप्शन फ्रेमवर्क हो गया, और एक चौथा जो तरीका है, पहला हो गया मैरिज, दूसरा हो गया कंसैनिटी या फिर ब्लड रिलेशन, तीसरा हो गया अडॉप्शन, और चौथा हो गया इमोशनल एंड इकोनॉमिक रेसिप्रोकेशन। तो इस 4 तरीके से हम लोग हैं जो फैमिली बना सकते हैं। अब इनको वापस से और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले चारों को एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। मैंने मैरिज के बारे में बता दिया, ब्लड रिलेशन के बारे में बता दिया, कॉन्सैंग्यूनिटी के बारे में, और तीसरा हम लोगों ने अडॉप्शन देख लिया, और चौथा है वो है इमोशनल और इकोनॉमिक रेसिप्रोकेशन, कि आपने गोद भी नहीं लिया, ये भी नहीं करा, लेकिन इसके बाद में भी अगर आप इमोशनली किसी से कनेक्टेड हैं, हम लोग नहीं बोलते बहुत बार जब हम फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, और भाई है मेरा बोलते हैं ना। व्हाट इज दैट, एक्चुअली द इमोशनल कनेक्टिविटी आपकी इतनी अच्छी हो गई है कि आपका है जो पर्टिकुलरली आप एक पर्सन को जो आपका ब्लड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको भी आप भाई बोल रहे हो, ठीक है। तो ये एक तरीके का रिलेशन बन गया वो, लेकिन ये रिलेशन किस बेसिस पे बना है, इमोशंस के बेसिस पे, ठीक है। कई सारे लोग होते हैं ना जो इवन जो राखी बहन राखी भाई ऐसा भी करते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या चीज़ होगी, वो भी इमोशनल कनेक्टिविटी हो गई उनकी, तो वो भी एक रिलेशन हो गया, ठीक है। तो आप फॉलो कितना करते हैं उस रिलेशन को, दैट इज द अनदर थिंग, ठीक है। तो अब हम वापस से आ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर जो 4 तरीके हैं फैमिली बनाने के, तो इसमें पर्टिकुलरली क्या चीज़ होती है, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, इसमें पर्टिकुलरली क्या आपको बेनिफिट मिलता है, क्या आपको है जो लाइबिलिटीज आती हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, वो हम लोगों को देखना है। कि जो मैरिटल एफिनिटी होती है वो क्या होती है ना, एक फिलहाल के टाइम पे एक लीगल फ्रेमवर्क है ये। जब आप किसी से मैरिज कर लेते हो तो आपका ये नहीं होता है कि सिर्फ इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं होती है, बल्कि आपका एक लीगलिटी भी आ जाती है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाता है आपकी एक पर्टिकुलरली। अगर वो अथॉरिटी अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी डिसाइड करेगी कि आपको एक दूसरे के साथ में कैसा रहना है, क्या उसके आपकी जिम्मेदारी है एक दूसरे के लिए, वो सारा है जो सोसाइटी डिफाइन करेगी। लेकिन अगर अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर पॉलिटिकल अथॉरिटी है, तो पॉलिटिकल अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन आपकी मैरिज में क्या होने वाले हैं। लाइक जैसे आजकल है जो कोर्ट है वो डिसाइड करते हैं कि मैरिज में है जो किस तरीके से रहना है, क्या है वो है, सब उस तरीके का देखते हैं। अगर मैरिज ब्रेक होती है, पहले तो ब्रेकेबल है या नहीं है वो भी स्टेट डिफाइन करेगा, ठीक है। पहले हुआ करता था कि पहले मैरिज ब्रेकेबल नहीं हुआ करती थी या नहीं जरूरत पड़ती थी, लेकिन आजकल क्या है, मैरिज आप देखते हैं कि ब्रेक भी होती हैं, ठीक है। ब्रेक होती हैं तो किसको कितना पैसा मिलना है, किसको प्रॉपर्टी कितनी मिलनी है, वो भी सारे लॉज वगैरह बनते हैं। तो वो क्या चीज़ है, एक्चुअली स्टेट क्या कर रहा है, आपके सोशल इंस्टीट्यूशन में इंटरफेयर कर रहा है, वो अपने पर्टिकुलर जो नॉर्म्स है वो डिक्टेट कर रहा है सोसाइटी में, ठीक है। तो वही बता रहा है कि डिवोर्स होगा तो पर्टिकुलरली हाफ प्रॉपर्टी के जो मेल के पास रहेगी, हाफ प्रॉपर्टी है जो वाइफ के पास चली जाएगी। तो वो चीजें भी हैं, वो क्या एक पर्टिकुलर लीगल फ्रेमवर्क का पार्ट है, ठीक है। तो मैरिज में क्या होता है ना, एक लीगल फ्रेमवर्क आ जाता है, उसके गवर्नेंस हो जाते हैं, राइट्स वगैरह, तो वो चीज होती है। और इवन जो मैरिज में जो भी चिल्ड्रन होते हैं उनके पास में भी पर्टिकुलर है जो राइट्स आ जाते हैं प्रॉपर्टी वगैरह के, ठीक है। उसके बाद में कंसैंग्यूनिटी, इसमें ये होता है कि आपके पास में ये फैमिली किस तरीके से बनी है, इसमें ये कि आप पर्टिकुलरली एक ही जेनेटिक ग्रुप के पर्सन है, क्योंकि ब्लड लाइन सेम है, ठीक है। ब्लड सेम है तो ऑब्वियसली बात है आपकी जेनेटिक है जो आइडेंटिटी, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है वो सेम होगी, ठीक है। आपके पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे बॉडी के सेम तरीके के होंगे। उसमें भी है जो पर्टिकुलरली जैसे सिबलिंग्स वगैरह हो गए, चिल्ड्रंस वगैरह हो गए, तो उसमें क्या होता है पर्टिकुलरली जो प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है वो भी उस पर्टिकुलर तरीके से होता है। तो ये भी एक तरीके का लीगल फ्रेमवर्क ही होता है उसमें भी, ठीक है। इट इज एक्चुअली आल्सो आइडेंटिफाइड एज ए लीगल रिलेशनशिप, ओके। उसके बाद में अडॉप्शन हो गया, अडॉप्शन में भी इवन एक पर्टिकुलर अडॉप्ट करने का पहले खुद अडॉप्ट करने के रूल्स हैं, रेगुलेशन है। लाइक अगर कोई मेल है, एक पर्सन है, तो वो है जो फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता है, इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन है इंडिया में, ठीक है। वो मेल है जो फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सिंगल सिंगल पेरेंट ना, इसलिए मेल बोल रहा हूँ ना, मैं कपल थोड़ा ना बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके के रूल्स हैं, यानी कि इसके लिए पहले अडॉप्शन के लिए पहले लीगल फ्रेमवर्क लीगल प्रोसीजर है, उससे आपको है ना गुजरना पड़ेगा,
ठीक है, और जब वो गुजर जाएगी उसके बाद में जो आपका जो अडॉप्ट कर रहे हो उसके पास में पर्टिकुलर राइट्स आ जाएंगे, आपके पास में उसकी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। वो सारी चीजें हैं वो अडॉप्शन पैटर्न में है। लेकिन जो इमोशनल और इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि सपोर्ट और केयर पे बढ़ता है, ये कोई लीगल रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो वो है जो एक पर्टिकुलरली बस आपके जो इमोशनल कनेक्टिविटी है उसके बेसिस पे बना हुआ रिलेशन है। ठीक है, इवन इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसकी कोई लीगलिटी नहीं है, कभी भी जुड़ सकता है, कभी भी टूट सकता है। एनीथिंग कैन हैपन विद दिस रिलेशन। ठीक है, तो ये 4 तरीके की फैमिली होती हैं। हालांकि जो ये 4th वाली भी है उसको भी है जो सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज कर दिया है, लाइक लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसको भी लीगलाइज कर दिया गया है। इवन जो लिव इन रिलेशनशिप में जो बर्थ होता है चाइल्ड्स का, तो इनको भी है जो अपने हेरेडिटरी राइट्स मिल जाते हैं चाइल्ड को। इवन जो फीमेल होती है उसको भी मैरिज में जो राइट्स मिलने थे वो मिल जाते हैं लिव इन रिलेशनशिप में। मैरिज में और लिव इन रिलेशनशिप में अंतर ये होता है कि मैरिज एक लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन है, रिकॉग्नाइज्ड है, आइडेंटिफाइड है सोसाइटी में, एक पर्टिकुलरली उनको आइडेंटिटी मिली हुई है कि दे आर मैरिड। लिव इन रिलेशनशिप में आपको सोसाइटी में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप किसके साथ में लिव इन में है किसमें नहीं है, कोई मतलब उसका एक पर्टिकुलर कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, इनफॉर्मल रिलेशन है ये एक तरीके का, इसमें कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, चाइनीज तरीके का है। ठीक है ना, चले तो चांद तक वरना शाम अगर है कोई बंदा, जो बंदा बंदी है, क्या वो अडॉप्ट कर सकता है? नहीं, अगर क्योंकि उनको सिंगल नहीं, अब उसके बाद में अभी जो लिव इन में जब आ चुके हैं ना वो लोग, और अभी यानी सुप्रीम कोर्ट वगैरह के डिसीजन आ गए कि हाँ लिव इन है वो भी एक रिलेशन है, तो अब कपल है तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं। खैर, वो तो हमारे इंडिया में अलाउ कर दिया गया है। हाँ, तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लीगली बाउंडेड नहीं है, केवल लिव इन रिलेशनशिप लीगली बाउंड कर दिया है ना, अभी हम जैसे हम अपने पहले लीगली बाउंड नहीं था, हाँ, हम तब नहीं कर सकते। रह रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हम अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे को? क्या वापस बोलो। क्योंकि हम एक पार्टनर के साथ यहाँ रह रहे हैं लेकिन वी आर नॉट मैरिड, क्या हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं? आपको इसके लिए लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट चाहिएगा, तब कर सकते हो। वो मैरिज का एक पार्ट हो गया, गवर्नमेंट को काम किया। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में भी ऐसा नहीं है ना, गवर्नमेंट को क्या पता कि किसके साथ लिव इन में हो, एक दिन किसी के साथ में दूसरे दिन किसी के साथ में, तो तोड़ना वो क्या क्या पहचानेंगे उसको, है ना वो चीज है। या तो ये हो कि है ना आपके पर्टिकुलर रिलेशन हो, आपके कोई चाइल्ड है जो बॉर्न हो गया हो, ठीक है, तो वो है तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपकी जो लिव इन रिलेशनशिप है वो आइडेंटिफाइड हो गई। ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू टेक दैट सर्टिफिकेट। ओके, तो इस तरीके से लिव इन रिलेशन एक्चुअली अब है ना इसका पार्ट नहीं रहा है, पहले ये इसका पार्ट था, लेकिन अब ये लिव इन रिलेशनशिप एक्चुअली एक तरीके का मैरिज तरीके का पार्ट हो गया ये। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है कि उसमें आपने सोसाइटी को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करा है अपने रिलेशन में, बस इतना सा अंतर है। मैरिज में क्या होता है ना कि हम पूरी सोसाइटी में ढिंडोरा पीटते हैं, पूरा सोसाइटी को पता चलता है। ठीक है, आपका एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, आप जो मैरिज के जो पर्टिकुलरली प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, चाहे रजिस्टर्ड मैरिज कर रहे हो, चाहे वहां पर फायर एल्टर के सामने 7 चक्कर लगा रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, तो एक प्रोसीजर फॉलो होता है। ठीक है, आपने हिस्ट्री में अगर मॉडर्न इंडिया में देखा हो तो एक उस तरीके से जो मैरिज थी इंडिया की वो भी है जो ब्रिटिशर्स है वो नहीं मानते थे। ठीक है, तो उनका जो प्रोसीजर था वो अलग था मैरिज करने का। तो मैरिज में क्या पर्टिकुलरली एक प्रोसीजर, फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता है। बट यस, इसको भी लीगल फ्रेमवर्क या फिर लीगल ऑब्लिगेशन है जो लीगल स्टेटस मिल चुका है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स ऑफ फैमिली के क्या हो गए कि क्योंकि देखिए आपने अगर देखा हो तो हम जो पर्टिकुलरली इंटरेक्ट करते हैं किसी पर्सन से, जब हम लोग है नॉर्मल एसोसिएट होते हैं तो हम जस्ट एक ग्रुप होते हैं। हम लोगों ने पहली क्लास में देखा था कि हम लोग अगर कोई ज्यादा थिंकिंग नहीं है, जैसे हम लोग ग्रुप में एक साथ में मिल चुके हैं तो वो हम सिर्फ ग्रुप होते हैं। लेकिन अगर हम आपकी अच्छी सी इमोशनल कनेक्टिविटी बैठ गई है तब हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं। ठीक है, और जब फ्रेंड और ज्यादा इंटीमेसी आ जाती है तो रिलेशन बन जाता है। ठीक है, तो जब इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, नजदीकी बढ़ रही है, नजदीकी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो जो फैमिली होती है उसका एक पर्टिकुलरली क्या होता है ना कि वो एंड्योरिंग ग्रुप है। एंड्योरिंग ग्रुप का मतलब ऐसे होता है कि लॉन्ग टर्म है जो वो चलेगा। ठीक है, फ्रेंडशिप आपकी कभी भी टूट सकती है, लिव इन रिलेशनशिप आपकी कभी भी टूट सकती है, लेकिन मैरिज है या फिर इस तरीके का जो ब्रदरहुड वाला जो रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, वो इतनी जल्दी नहीं टूटते हैं। तो इसकी जो फैमिली की बेसिक जो चीज है वो क्या है कि वो एंड्योरिंग है, ड्यूरेबल है। ठीक है, इसके अलावा जो फैमिली का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ना प्रोक्रिएशन में भी है जो हेल्पफुल है। मतलब कि अगर आप पर्टिकुलर फैमिली में हैं, आपने लीगली सोसाइटी के
नॉन में रखते हुए आपने सोसाइटी की लिमिट में, रूल्स एंड रेगुलेशन में आपने अगर किसी को कंपेनियन बनाया है, तो यू आर आल्सो, यू विल एबल टू क्रिएट रिप्रोडक्शन, प्रोक्रिएशन कर सकते हैं आप, और उसकी भी एक लेजिटिमेसी होगी, है ना। हमारी सोसाइटी में काफी टाइम तक ये नहीं था कि अगर किसी ने शादी के बिना भी बच्चा अगर कर लिया है तो उसकी है ना कोई लेजिटिमेसी नहीं थी, इवन उसको एक तरीके से गाली की तरीके से देखा जाता था, ठीक है। लेकिन आज लीगल फ्रेमवर्क उनको मिल चुका है। हम्म। तो वो सारी चीजें हैं, तो आप देख रहे हैं कि सोसाइटी है उसमें किस तरीके की हमारी सोसाइटी थी और किस तरीके के चेंजेस आते जा रहे हैं। हम लोग थोड़ा थोड़ा हम लोग देख भी रहे हैं कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं, राइट। तो इसके बाद में आता है कि फैमिली भी, फैमिली क्या होती है, ठीक है। फैमिली के बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा, ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना रहे कि फैमिली क्या होती है। क्या ये मेल है, ये भी मेल है, क्या ये फैमिली हो सकते हैं? फैमिली हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। सो हाँ, पर अगर ये मेल है, क्या ये फैमिली है अकेला? ये इंडिविजुअल है, राइट। ये इंडिविजुअल है, दो इंडिविजुअल मिलकर फैमिली कर देते हैं, बस कंडीशन क्या है? रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन किस तरीके का? या तो मैरिज रिलेशन होना चाहिए, या कंsanguinity से होना चाहिए, या फिर एडॉप्शन होना चाहिए, या फिर इमोशनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। उससे हम लोग कहेंगे कि ये रिलेशन आ गया। तो ये आपकी 2% से फैमिली बन गई। फैमिली है जो कितनी भी बड़ी हो सकती है, मिनिमम 2% तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? ये डायग्राम बनाओगे नहीं आप? मुझे नहीं पता, आपको अगर आगे चाहिए तो ठीक है, ठीक है। तो स्मॉलर इन साइज भी हो सकती है, 2% की भी हो सकती है, और कैन बी लार्ज साइज, और बहुत ज्यादा लार्ज साइज हो सकती है, जो कि फिर वो होती है ज्वाइंट फैमिली। अब यहाँ पे ही मेंशन कर लेते हैं हम लोग कि ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है। जरूरी है कि लालू और ज्वाइंट फैमिली होगा। हम लोग लालू जी का परिवार को लेते हैं, हाँ। तो लालू जी के 11 बच्चे हैं। हम्म। तो ज्वाइंट फैमिली की कंडीशन क्या है, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर जनरली जो ज्वाइंट फैमिली वो तो लार्ज होगी ना, या वो भी लार्ज नहीं होगी? मैं कह रहा हूँ कि ज्वाइंट फैमिली है वो लार्ज फैमिली होगी। लार्ज फैमिली जरूरी नहीं कि ज्वाइंट फैमिली हो। हाँ। हम्म। 17 भाई बहन है वो, है ना, ठीक है। ज्वाइंट फैमिली की कंडीशन ये है कि उसमें है ना 3 जनरेशन होनी चाहिए। जब तक 2 जनरेशन होगी तो उसको ज्वाइंट फैमिली नहीं बोलेंगे उसको। और फैमिली में क्या होना चाहिए? फैमिली में 2 पर्सन होने चाहिए मिनिमम, मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली ये होती है कि जो मिनिमम फैमिली है, या तो ये उस वो हो, लेकिन लेस और इक्वल टू 2 जनरेशन, 2 जनरेशन होंगी। ये तो लिख लो कम से कम, ठीक है, लिखा हुआ है नो, ठीक है। तो जो 2 जनरेशन होंगी, या 2 से कम जनरेशन होंगी। जनरेशन का मतलब पता ही होगा, ठीक है। 2 जनरेशन या उससे कम, 2 या 2 से कम जनरेशन को, 2 या 2 से कम जनरेशन क्या होगी? या तो 1 जनरेशन होगी, या हाँ। फैमिली की कंडीशन ये है कि 2 पर कम से कम 2 तो होने चाहिए, उसके बाद में कितने भी हो सकते हैं। अब तो ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट ये है कि जैसे हम बता रहे हैं, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हैं, मेरे भैया की शादी हो गई, उनके बच्चे हैं, अगर हम साथ में रहते तो दिया है ज्वाइंट फैमिली। नहीं, आजकल का तो परसेप्शन यही चला रहा है। परसेप्शन से काम थोड़ा चलता है, कॉन्सेप्ट से काम चलता है ना। कॉन्सेप्ट तो वही है ना, परसेप्शन परसेप्शन तो लेमैन का होता है, इसलिए तो पढ़ाई लिखाई करके हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना। कॉन्सेप्ट ये कि 3 जनरेशन होनी चाहिए। 3 जनरेशन का मतलब है कि ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, उसके बाद में फादर, एंड देन सन एंड डॉटर। तो ये जो 3 जनरेशन है ना, ये जब एक साथ रह रहे हैं ना, तभी हम बोलेंगे कि वो ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ग्रैंड फादर एक्सपायर हो गए तो हम क्या हो गई? न्यूक्लियर फैमिली हो गई। फिर बाद में इस बच्चे ने शादी करके बच्चा पैदा कर लिया, वापस से ज्वाइंट फैमिली हो गई। अरे हाँ हाँ, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स बोला था ना मैंने, ठीक है।
इन दोनों में से कोई भी होगा, इन दोनों में से कोई भी होगा, ठीक है, फादर मदर में से या ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर में से जो भी होगा ना, चल जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों होने चाहिए, एक भी होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। इधर भी है जो बॉय और गर्ल है तो उसमें से कोई भी होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई तीन जनरेशन तक जो होती है वो है ज्वाइंट फैमिली, ठीक है। 2 जनरेशन तक होती है वो है न्यूक्लियर फैमिली, और फैमिली की बेसिक कंडीशन क्या है कि 2 पर्सन से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा हमारा फिलहाल ये हो गया है ना। तो हम लोगों ने फैमिली के काफी सारे एस्पेक्ट्स देख लिए हैं। उसके बाद में हम लोग फैमिली से और ज्यादा कंटिन्यू करेंगे कि फैमिली किस तरीके की होती है। जैसे कि मैरिज के बेसिस पे हम लोगों ने देखा, तो फिर मैरिज भी अलग अलग तरीके की होती है। तो जब अलग अलग तरीके की मैरिज होंगी तो उसके अकॉर्डिंग फैमिली भी अलग अलग तरीके की होगी, क्योंकि फैमिली का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे कि मैरिज किस तरीके से, मैरिज का ओरिएंटेशन फैमिली के ओरिएंटेशन को किस तरीके से चेंज करता है, ठीक है। तो होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और सारी अच्छे से समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।